मैम मैम आप इतने खुश क्यों लग रहे हैं? मेरे पैसे ग्रो किए हैं। पैसे ग्रो करे हैं? हाँ साहिल, पैसे भी ग्रो करते हैं। पैसे ग्रो करते हैं? ये तो मैंने पहली बार सुना है। सर बॉल दो, सर बॉल दो। लगी तो नहीं? अरे क्या कर रहे हो साहिल तुम? सर बॉल फ्रेंड है मेरी है। अरे ये तो नॉन लिविंग थिंग है, कैसे तुम्हारी फ्रेंड हो सकती है ये? सर ये कैसे कह सकते हो आपकी नॉन लिविंग थिंग है? तो कुछ डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में, जो कि आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं। के आते हैं क्या कि सर कैसे हम बोलें कि ये चीज लिविंग है कि नॉन लिविंग है? क्या डिटरमाइन करते हैं फैक्टर्स एक लिविंग चीज और नॉन लिविंग चीज के ऊपर? तो बच्चों आज का ये जो पूरा लेक्चर है बच्चों, ये लेक्चर में आज आपको पता चल जाएगा किन किन पॉइंट से हम बोल सकते हैं ये चीज क्या है बच्चे, लिविंग है। क्या ये पॉइंट्स फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं, इन सब से आपको क्या पता चलेगा? आपको एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो आज जो लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं बच्चों, वो आपका सबसे ज्यादा इजी लेक्चर है पूरे के पूरे क्लास 11th का। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है बच्चे। अब अगर मैं इसका नीट में वैल्यू के बारे में बात करूं, नीट में इसका कितना वैल्यू आता है बच्चे? अब इसमें हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है, बहुत बेसिक बहुत इजी क्वेश्चन आता है इससे। तो भैया चैप्टर कौन सा है ये तो बताइए सर। तो बेटा चैप्टर है बच्चों आपका द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही बेसिक चैप्टर है। तो बच्चों चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरे बारे में मैं आप सभी को बता देता हूं बच्चों। मेरा नाम है सलमान अनवर खान बच्चों। मैं बॉटनी कई सालों से पढ़ाते हुए आ रहा हूं, कई सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में बॉटनी पढ़ा चुका हूं। कई सारे मेरे बच्चे मेडिकल में एमबीबीएस कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे एम्स में हैं मेरे बच्चे, कुछ बच्चे जिपमर तक में हैं मेरे बच्चे, पढ़ाए हुए मेरे बच्चे। ठीक है, तो बच्चों आपको भी इस श्रेणी में आपको जुड़ना पड़ेगा और मैं आप सभी को स्वागत करता हूं बच्चों अपने इस YouTube चैनल पढ़ ले नीट पे। ठीक है बच्चों, तो अब क्लास स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर अब तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो फटाफट से जाकर लाइक कर दो। अगर सब्सक्राइब बटन बेटा रेड है तो आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया, जाके सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है बच्चे आपका द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, ये एक बेसिक चैप्टर है, लेक्चर नंबर 1 है ये इसका। ठीक है, बहुत बेसिक चीजें आती हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन हम इसको 2 सेगमेंट में करके पढ़ेंगे इस चैप्टर को, द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं बच्चे। सबसे पहले हमें जानना है क्या जो बात है, जो मेन चीज है, सर व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, अगर हम एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें, आपकी एनसीईआरटी में बच्चे सिर्फ 5 कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं, अलग अलग किताबों में जाओगे तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन्ड है। ठीक है, और मैं आपको सिर्फ एक ही किताब को हमेशा रिकमेंड करूंगा बच्चे, एनसीईआरटी। आपको सिर्फ एक किताब पढ़नी है बच्चों, डिटेल में अच्छे से पूरे एकदम शिद्दत से एक ही किताब पढ़नी है, वो है एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी। बस जितना कुछ एक्स्ट्रा होगा बच्चे मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके बियॉन्ड मत जाना बच्चे। आप लोग आपको क्या करना है बच्चे, मेरे नोट्स प्लस एनसीईआरटी मिक्स करो, बेस्ट तरीका है पढ़ने का। ठीक है, एनसीईआरटी नोट्स एंड क्वेश्चंस, दैट्स इट। नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, मेडिकल में सिलेक्शन हो जाएगा, व्हाइट कोट पहन के स्टेथोस्कोप लगा के आराम से चौड़ में एकदम टशन में घूमोगे आप लोग। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज लेक्चर। तो बच्चे हमें जानना है क्या, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बच्चे आपके अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट की बारे में बात करूं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, तो बच्चे कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स है बच्चों जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में हो सकते हैं। ठीक है, हमें लगता है, जैसे कि बच्चे आपने क्लास 10th में लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर में देखा कि रिप्रोडक्शन एक मैंडेटरी प्रोसेस नहीं है। ठीक है, तो उसी के अंदर में लाइफ प्रोसेस के अंदर में हमें कुछ प्रोसेसेस आए थे जो कि एकदम मैंडेटरी है। तो हमें वही जानना है कि भाई एक चीज को, जैसे कि ये पेन है और ये मैं हूं, मैं कैसे कहूं कि मैं लिविंग हूं और ये पेन डेड है? मैं कैसे कहूं ये शर्ट डेड है और मैं लिविंग हूं, ये बोर्ड डेड है और मैं लिविंग हूं, मैं इस पेन को मार रहा हूं, क्या ये पेन के गुंडे आएंगे क्या मारने मुझे? ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। तो कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स है बच्चे आपका। पॉइंट नंबर वन क्या है बच्चे आपका, सेलुलर स्ट्रक्चर। द फर्स्ट पॉइंट इज द सेलुलर स्ट्रक्चर।
पहला पॉइंट क्या है बच्चे आपका सेलुलर स्ट्रक्चर। दूसरा पॉइंट क्या होता है बच्चे आपका, अगर हम देखें तो वो क्या है बच्चे आपका मेटाबॉलिज्म। ठीक है, द सेकेंड पॉइंट इज मेटाबॉलिज्म। थर्ड पॉइंट क्या रहेगा बच्चे आपका ग्रोथ है। फोर्थ पॉइंट क्या है बच्चे आपका रिप्रोडक्शन है। एंड फिफ्थ और आखिरी पॉइंट जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है वो होता है बच्चे कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट बोले गए। अब इसमें से देखना है क्या ये डिफाइनिंग है कि नहीं। डिफाइनिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात सर ये डिफाइनिंग का मतलब क्या है। बेटा डिफाइनिंग का मतलब क्या है कि ये प्रॉपर तरीके से ये चीजों को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं, क्या ये एग्जैक्ट पॉइंट है कि नहीं। ठीक है, तो इन ये सारे 5 पॉइंट आपके एनसीईआरटी के हमें चेक करना है, आर दे डिफाइनिंग फीचर्स और नॉट। क्या मैं इसको बोलूं और ये डिफाइन कर रहा है। जैसे कि अगर मैं और आपको समझाने के लिए बोलूं, जैसे पढ़ ले नीट है, ये जो चैनल है बच्चे, ये जो चैनल है ये सिर्फ और सिर्फ नीट ओरिएंटेड है। तो इस पढ़ ले नीट का डिफाइनिंग फीचर क्या है कि हम आपको पूरा फोकस करेंगे डॉक्टर बनाने का। हमारा पूरा फोकस है आपका नीट क्लियर करने का। तो पढ़ ले नीट का क्या हो गया बच्चे डिफाइनिंग फीचर, टू क्लियर योर नीट गोल। ठीक है, तो उसी तरीके से बच्चे हमें इनके डिफाइनिंग फीचर्स को रिकॉग्नाइज करना है। तो अगर हम देखें बच्चे, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसको एक पर्टिकुलर डिफाइनिंग फीचर्स के सेट से निकलना होता है। तो डिफाइनिंग फीचर के अंदर में बच्चे 2 पॉइंट्स आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स है बच्चों। पत्थर की लकीर है बच्चा, इस चैप्टर का पत्थर की लकीर है ये। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से इसको याद करना है। डिफाइनिंग फीचर नंबर 1, पहला पॉइंट क्या है, इट शुड बी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। पहला पॉइंट क्या है बच्चे, इट शुड बी present in all living organism. It should be present in all living organism without any exception. पहला पॉइंट क्या कहता है बच्चे, इट शुड बी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये होना बहुत जरूरी है, बिना किसी एक्सेप्शन के, इफ एंड बट से नहीं। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, इट शुड बी एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म without any exception. ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या है बच्चों, इट शुड बी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इट शुड बी एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बच्चे अगर ये आप लोग ये पॉइंट्स को फुलफिल कर रहे हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हम इनको क्या बुलाएंगे, ये क्या है बच्चे, डिफाइनिंग फीचर। तो हम क्या बोलेंगे, ये पॉइंट्स क्या है बच्चे, आपके डिफाइनिंग फीचर है। तो किसी भी चीज को अगर हमें बोलना है कि ये लिविंग है, तो उनको ये 2 पॉइंट्स को फुलफिल करना जरूरी है। ठीक है, तो इसको फुलफिल करना, इन दोनों पॉइंट्स को फुलफिल करना क्या है, मस्ट है। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस को, इन 5 को अगर हम बोल रहे हैं कि ये एक डिफाइनिंग फीचर है, मतलब ये सारे वो पॉइंट्स हमने पिक किए हैं जो कि आपके नॉर्मल पॉइंट्स हैं, जो भी हम हमेशा सोचते हैं कि भैया अगर हम लिविंग है तो क्या हम ये सारे पॉइंट्स बोलते हैं। तो क्या ये सच है कि नहीं, क्या ये सच है कि नहीं, हमें वही जानना है। तो इसको क्या करना है बच्चों, हैज टू फुलफिल द 2 पॉइंट्स, हैज टू फुलफिल द 2 पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स को फुलफिल करना बहुत ही निहायत ही जरूरी है। अगर फुलफिल नहीं करेंगे तो ये डिफाइनिंग फीचर नहीं। ठीक है, ये एक डिफाइनिंग फीचर नहीं। तो बच्चे सबसे पहला पॉइंट क्या आता है बच्चे, आपका सेलुलर स्ट्रक्चर। तो उसी से शुरुआत करेंगे बच्चे। द फर्स्ट पॉइंट इज सेलुलर स्ट्रक्चर। पहला पॉइंट आता है बच्चे आपका सेलुलर स्ट्रक्चर आता है। So what does this cellular structure comprise of? Cellular structure में होता है बच्चे आपका सेल।
सेलुलर स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ बच्चे, आपके सेल के बारे में यहां पे बात की जा रही है। यहां पे किसके बारे में बात की जा रही है बच्चे, सेल के बारे में बात की जा रही है। सेल को हम क्या बुलाते हैं बच्चे, इट इज कॉल्ड एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चे, इट्स अ फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्या है बच्चे, इट्स अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है इसको हम, इट्स द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों, क्योंकि इसके अंदर में बोला जाता है सेल की, अगर हम बेसिक डेफिनेशन देखें, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको हम अगर देखें तो हम सेल को क्या बोल सकते हैं, सेल इज व्हाट, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब जब भी ऐसे चीजें आती हैं बच्चे, आपको बायोलॉजी में, बॉटनी में हमेशा पूछना है सर ऐसा क्यों। कई सारी चीजें होंगी जो आपको याद करने वाली होगी, कई सारी चीजें आपको समझने वाली होंगी। तो सेल के अंदर में हम बोलते हैं इट्स अ स्ट्रक्चरल एंड क्या बोलते हैं बच्चों, इट्स अ फंक्शनल यूनिट। ठीक है, हम बोलते हैं 2 पॉइंट। स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए बोलते हैं बिकॉज ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इसलिए बोला जाता है, स्ट्रक्चरल इसलिए बोलते हैं क्यों, क्योंकि एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। सभी के सभी ऑर्गेनिज्म किसके बने बच्चों, सेल के बने। चाहे वो मैं हूं, मैं सेल का बना, मैं मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल का बनाऊं, आप ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल के बने। आपके घर का जो डॉग है वो भी सेल का बना है, आपके घर की कैट सेल के बने, डॉग, बफेलो, सब कोई सेल के बने। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सेल के बने। अब ये जो पेन है बेटा मेरे हाथ में, ये पेन किसका बना है, ये प्लास्टिक का बना हो सकता है। ठीक है, प्लास्टिक का या किसी भी के वो आपका ये लैब सिंथेसाइज्ड मटेरियल का बना है। जैसे शर्ट है, फाइबर की बनी है शर्ट। ये बोर्ड है बच्चे, ये आपका एलईडी की है। ठीक है, इसी तरीके से बच्चे जो आप कॉपी लिख रहे हो वो एक सेलुलोज की बनी, वो सेल का नहीं। तो बच्चे हमारी चीज, एवरी ऑर्गेनिज्म, हम सब के सब किसके बने बच्चों, इज मेड अप ऑफ सेल। वी ऑल आर मेड अप ऑफ सेल ओनली। फंक्शनल यूनिट के बारे में बात करें, एवरी लिविंग रिएक्शन, every living reaction occur inside the cell. सारी की सारी केमिकल रिएक्शन, सारी की सारी लिविंग रिएक्शन, जिसको हम केमिकल रिएक्शन भी बोल रहे हैं बच्चों, ये सारी की सारी रिएक्शन कहां होती है बच्चे, सेल के अंदर में होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या बुलाते हैं, इट्स कॉल्ड एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हम लोग, सब लोग सेल के बने। हम सब लोग, जैसे आपके घर में बिल्डिंग, आपके घर में जो बिल्डिंग बनती है बच्चे, लेट्स सपोज ये एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग कैसे बनती है, कई सारे ब्रिक्स आपस में क्या करेंगे बच्चों, इस तरीके से जुड़ेंगे, इस तरीके से जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे बच्चों, एक वॉल का फॉर्मेशन करेंगे। इस तरीके से आपस में जुड़ते जाएंगे और इस तरीके से क्या बनता है बच्चे, वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो सेल, कई सारे सेल्स जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं बच्चे, टिश्यू बनाते हैं। ग्रुप ऑफ टिश्यू से क्या बनता है बच्चे, आपका ऑर्गन बनता है। ग्रुप ऑफ ऑर्गन से क्या बनता है बच्चे, ऑर्गेनिज्म बनता है। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से वो हमारा ऑर्गन बन गया और ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे आपका सेल का पॉइंट। अब हम चेक करते हैं क्या ये डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं। क्या ये डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं, तो मैं इसको रब कर देता हूं। डिफाइनिंग फीचर के बच्चे अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो डीएफ लिख सकते हैं। चलो मैं बड़ा करके लिख देता हूं पहले वाले में। डिफाइनिंग फीचर, बच्चे मेरे साथ बताएंगे क्या ये डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं। व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट पॉइंट स्टेटेड व्हाट, पहला पॉइंट क्या था बच्चे, मेरे साथ बोलेंगे बच्चों, इट शुड बी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। पहला पॉइंट क्या कहता है, इट शुड बी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो बेटा मैं सेल का बना, आप सेल के बने, आपके घर के डॉग, कैट, बफेलो, अमोइबा, पैरामीशियम, ये सब कोई सेल का बना है। तो बेटा पहला पॉइंट क्या हो गया, ये फुलफिल कर गया। पहला पॉइंट क्या कर गया बच्चे, फुलफिल कर गया। सेकेंड पॉइंट क्या था बच्चों, इट शुड बी एब्सेंट। मेरे साथ रिपीट करेंगे बच्चों, क्या है सेकेंड पॉइंट, it should be absent in all non-living organism without any exception। ठीक है, ये सभी के सभी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट होना चाहिए। मेरी शर्ट नॉन लिविंग है, मैं इसको बोलूंगा किसकी बनी है, फाइबर की बनी है, कपड़े की बनी है। ठीक है, जैसे कि ये पेन आपका प्लास्टिक का हो सकता है, बोर्ड आपके अलग क्वालिटी का हो सकता है, हर चीज अलग अलग है। तो आपका सेकेंड पॉइंट भी क्या हो गया बच्चे, आपका फुलफिल हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या था,
इट शुड बी एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। क्या था बच्चों? इट शुड बी एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, तो आपका सेकंड पॉइंट भी फुलफिल हो गया। ठीक है, हमारे ये सब कोई ये सेल के बने। ठीक है, पहला और दूसरा पॉइंट दोनों क्या हो गया? फुलफिल हो गया। तो अब हम आराम से सीना ठोक के बोल सकते हैं सर सेलुलर स्ट्रक्चर क्या है? एक डिफाइनिंग फीचर है आपके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, एक डिफाइनिंग फीचर है, इट्स अ डिफाइनिंग फीचर। हम साफ साफ क्लियर कट में बोल सकते हैं ये एक डिफाइनिंग फीचर है। ये एक क्या है बच्चे? आपका एक डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, वी कैन से इट लाउड एंड क्लियर, लाउड एंड क्लियर अटमोस्ट वॉइस में हम बोल सकते हैं ये एक डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, बहुत सिंपल था ये। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। पहला पॉइंट आपका सेलुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, पहला पॉइंट हो चुका है। अब हम दूसरे पॉइंट पे बढ़ेंगे बच्चों, वो क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? ठीक है, तो बच्चे आपने मेटाबॉलिज्म अपने क्लास 10th में लाइफ प्रोसेसेस के पहले ही पेज में आपने पढ़ा है। पहले ही आपका जो लाइफ प्रोसेस का जो चैप्टर है बच्चे, जितने बच्चे वो सीबीएसई वाले हैं उनको पता होगा, ये जितने बच्चे सीबीएसई वाले हैं बच्चों उनको पता होगा कि आपके स्टार्टिंग के ही पेज में बच्चे एक डेफिनेशन लिखी है मेटाबॉलिज्म की। अब लोग बोल रहे होंगे सर मैं अलग बोर्ड से हूं तो क्या हुआ? बेटा आप पहले 10th तक पहले आप अलग बोर्ड से थे, फर्क पड़ता था, लेकिन अब आप अगर यूपी बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, यूके बोर्ड से, जम्मू कश्मीर बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको अब सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, आप बताएंगे कमेंट सेगमेंट में आप लोग किस बोर्ड से हैं, सभी बच्चे बताएंगे। बोर्ड से फर्क नहीं पड़ता आपके नीट एग्जाम में, यह ध्यान रखना। ठीक है, बोर्ड से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन क्या है? इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड ऑफ इन आवर बॉडी। इट इज सम total of all chemical reaction. It is sum total of all chemical reaction occurring inside our body. इसको हम बुलाते हैं क्या? इसको हम बुलाते हैं मेटाबॉलिज्म। इसको हम बुलाते हैं क्या बच्चे? मेटाबॉलिज्म। इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन। जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं जो अकर कर रहे हैं बच्चे इनसाइड अवर बॉडी इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। डेफिनेशन की एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन की बच्चों एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है बच्चों? इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड अवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर में जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों? वी कॉल देम एज मेटाबॉलिज्म। उसी को हम क्या बुलाते हैं बच्चे? मेटाबॉलिज्म। इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड अवर बॉडी। ठीक है, अब इस मेटाबॉलिज्म के अंदर में बच्चे दो रिएक्शंस आती हैं। ठीक है, अगर इस केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करें, ये जो केमिकल रिएक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस केमिकल रिएक्शन में ये दो तरीके की रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। वेरी गुड बच्चों। ठीक है, दो तरीके की रिएक्शन होती है बच्चे आपकी, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। ठीक है, वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन प्रेजेंट इन दिस, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। ठीक है, दो तरीके की रिएक्शन है बच्चे, मैं लिख लेता हूं यहां पे। वी हैव एनाबॉलिज्म और दूसरी क्या है बच्चे? आपकी कैटाबॉलिज्म है। हमारे पास दो तरीके की रिएक्शन होती है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। दो तरीके की रिएक्शन है बच्चे आपकी, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म को समझेंगे बच्चों, ये फॉर्मिंग अप है। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है? सिंपल यूनिट कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स यूनिट। जैसे कि बच्चे बिल्डिंग क्या है बच्चे? कॉम्प्लेक्स यूनिट है। दिखने में बिल्डिंग बहुत बड़ी बड़ी दिखती है, जैसे बुर्ज खलीफा देख लो, टॉलेस्ट है। ठीक है, तो वो बनी कैसे? ब्रिक से ही तो बनी है। बनी कैसे? जैसे आपका घर ब्रिक से बना है उसी तरीके से बुर्ज खलीफा भी ब्रिक से बना है। अलग चीज नहीं है, अलग चीज नहीं है। बिल्डिंग मटेरियल अलग हो सकता है लेकिन जो फंडामेंटल चीज है वो सेम है, ब्रिक्स। ठीक है, सेम। ठीक है, सेम चीज है बच्चे, तो वही चीज है। यहां पे बेसिकली क्या हो रहा है? सिंपल यूनिट कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स यूनिट। क्या हो रहा है बच्चे? छोटी छोटी चीजें क्या हो रही है बच्चे? कंबाइन हो रही है टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। ठीक है, बहुत बड़ी यूनिट बनेगी। तो इसमें बेसिकली एनाबॉलिज्म क्या है बच्चे? इसमें सिंपल
molecules, the simple molecules are going to combine to form a complex molecule. ठीक है, ये सिंपल मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं बच्चों, कंबाइन कर रहे हैं. दिस सिंपल मॉलिक्यूल आर गोइंग टू कंबाइन. द सिंपल मॉलिक्यूल आर गोइंग टू कंबाइन टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल. ठीक है, जैसे कि आप कई सारे ब्रिक्स जोड़ते 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 से क्या बन गया बच्चे, आपका एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बन गया, एक बड़ा बिल्डिंग बन गई. ठीक है, तो सिंपल मॉलिक्यूल कंबाइंस टू फॉर्म, सिंपल मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं बच्चों, कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल. और इस प्रोसेस में हमें हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है. हमें इस प्रोसेस में क्या करता है बच्चे, हीट एनर्जी की क्या करती है, जरूरत पड़ती है. अब अगर हम कैटाबॉलिज्म के बारे में बात करें, कैटाबॉलिज्म क्या है बच्चों, इट इज जस्ट द अपोजिट ऑफ एनाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म क्या है बच्चों, इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ एनाबॉलिज्म. ठीक है, तो एनाबॉलिज्म में बेसिक, कैटाबॉलिज्म में बेसिकली क्या हो रहा है बच्चे, कॉम्प्लेक्स यूनिट, बड़ी बड़ी बिल्डिंग तोड़ के हम सिंपल उसको ब्रिक्स के फॉर्म में डाल दे रहे हैं. कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आर गोइंग टू ब्रेक डाउन टू फॉर्म द सिंपल मॉलिक्यूल. कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूट टूट के क्या बन रहा है बच्चे, आपका सिंपल मॉलिक्यूल बनेगा. सिंपल है ये, बहुत बेसिक चीज है बच्चों. आपका जो बड़ा मॉलिक्यूल है वो छोटे 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 पार्ट्स में टूट रहा है. ठीक है, द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज बीन ब्रोकन डाउन. ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ब्रोक कर रहे हैं. इसमें हम कंबाइन कर रहे थे बच्चों, इसके अंदर हम ब्रोक कर रहे हैं. जब भी हम चीजें तोड़ते हैं उससे क्या निकलती है बच्चों, हीट एनर्जी रिलीज होती है. तो इस प्रोसेस से क्या हो रहा है बच्चे, आपकी हीट एनर्जी रिलीज हो रही है. इस प्रोसेस से क्या हो रहा है बच्चे, आपका हीट एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है. बाय दिस प्रोसेस वी आर गोइंग टू रिलीज द हीट एनर्जी. तो एनाबॉलिज्म में बेसिकली क्या हुआ, सिंपल मॉलिक्यूल कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाए. कैटाबॉलिज्म में बेसिकली क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या कर रहा है बच्चों, टूट रहा है टू फॉर्म अ सिंपल मॉलिक्यूल. ठीक है, इसमें हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है. अब अगर मैं एग्जांपल के बारे में बात करूं तो इसका एग्जांपल क्या है, फोटोसिंथेसिस. इसका एग्जांपल क्या होता है बच्चे, आपका फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस अगर मैं समझाऊं बच्चे, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होती है बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल कंबाइंस टू फॉर्म अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल. अगर हम एक फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन के बारे में बात करें, इट्स अ केमिकल प्रोसेस जिसमें बेसिकली इट इज बीन परफॉर्म्ड बाय द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट. फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन ये होती है बच्चों, इट इज बीन परफॉर्म्ड बाय द ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट इन विच दे अब्सॉर्ब लाइट एनर्जी. वो उसको क्या क्या चाहिए बच्चों, इट्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट इन विच दे रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लाइट टू फॉर्म द ग्लूकोज मॉलिक्यूल. तो बेटा जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक कॉम्प्लेक्स यूनिट है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्या है, एक सिंपल मॉलिक्यूल है टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, दैट इज द ग्लूकोज. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर विल कंबाइन टू फॉर्म अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, एक बहुत ही सिंपल चीज है. ये बहुत ही सिंपल चीज है बच्चों, इसको हम क्या बुलाते हैं, फोटोसिंथेसिस. अब अगर मैं कैटाबॉलिज्म के बारे में बात करूं तो इसका एग्जांपल क्या होता है बच्चे, रेस्पिरेशन. अच्छा मुझे कोई बताएगा क्या बच्चा, आप लोग में से बताओ, क्या रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग सेम है? वीडियो को रोक के कमेंट सेगमेंट में जरूर बताना, वीडियो को रोक के कमेंट सेगमेंट में जरूर बताएंगे बच्चों. ठीक है, और फिर प्ले कर लीजिएगा. क्या रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग सेम? नहीं बेटा. रेस्पिरेशन इज व्हाट, इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. जो आपका ग्लूकोज बना, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना, उसको अब हम, ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना उसको अब हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं टू फॉर्म द सिंपलर यूनिट्स. उसको हम ब्रेक डाउन करें टू फॉर्म द सिंपलर यूनिट्स. तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वापस हम बना रहे हैं. ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ के हम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वापस बना रहे हैं एंड रिलीज कर रहे हैं 38 और 36 एटीपी को. रिलीज कर रहे हैं बच्चों 38 और 36 एटीपी को हम क्या कर रहे हैं बच्चों, रिलीज कर रहे हैं. इसको हम बुलाते हैं रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन बच्चे ये क्या है बच्चे, इट्स अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर में अपना फूड मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ब्रीदिंग बेसिकली बच्चे एक सिंपल प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपटेक ऑफ गैसेस ले रहे हैं. ये ब्रीदिंग है.
ये ब्रीदिंग है बच्चों, ये दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज ब्रीदिंग। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चे आपका एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। अब एक चीज आपकी एनसीईआरटी में लिखी है, एक चीज लिखी है, अगर कोई रिएक्शन इन वीवो हो रही है, इफ द रिएक्शन इज अकरिंग इन वीवो, तो क्या वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? ये आपका एक क्वेश्चन है बच्चे आपके एनसीईआरटी में, ये एक आपका क्वेश्चन है। इफ अ लिविंग रिएक्शन, if a living reaction is occurring inside lab, is occurring inside lab, बेटा inside lab आपकी कई सारी किताबों में in vivo लिखा होता है। in vivo का मतलब क्या होता है बच्चों? inside the lab। तो इसको हम लिविंग कंसिडर करेंगे कि नहीं? इफ अ लिविंग रिएक्शन, अगर हम कोई लिविंग सेल, कोई हम सेल पढ़ रहे हैं बच्चों एक लैब के अंदर में, इफ अ लिविंग रिएक्शन इज अकरिंग इनसाइड लैब, लैब के अंदर में हो रही है, मतलब हम किसी पेट्री डिश में हो रहे हैं, इट विल बी कंसिडर्ड एज लिविंग रिएक्शन और नॉट? इसको हम लिविंग रिएक्शन कंसिडर करेंगे कि नहीं? ठीक है, इफ अ रिएक्शन, या हम कह सकते हैं इफ अ लिविंग रिएक्शन इज अकरिंग इनसाइड लैब, इट विल बी कंसिडर्ड एज क्या कह सकते हैं बच्चों? इट विल बी कंसिडर्ड एज वो लिविंग प्रोसेस, लिविंग रिएक्शन और नॉट? ये क्वेश्चन है। ठीक है, उससे पहले बच्चे मैं आपको क्राइटेरियाज के बारे में बात करूं। इस क्वेश्चन से पहले बच्चों मैं आप इसके डिफाइनिंग फीचर्स के ऊपर ले जाता हूं आपको। इस क्वेश्चन से पहले बच्चों मैं आपके इसके डिफाइनिंग फीचर्स पे ले जाता हूं। तो अकॉर्डिंग टू डिफाइनिंग फीचर के 2 पॉइंट्स है बच्चे। डिफाइनिंग फीचर्स के 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है बच्चे? इट शुड बी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। पहला पॉइंट यही है, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म without, it should be present in all living organism without any exception, present in all living organism without any exception। पहला पॉइंट यही कहता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है बच्चे? it should be absent in all non living organism, it should be absent in all non-living organism without any exception। ठीक है, ये 2 पॉइंट। ठीक है, तो क्या ये पहला पॉइंट को फुलफिल कर रहा है? पहला पॉइंट क्या है? इट शुड बी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। यस, हम सब के अंदर में बच्चे मेटाबॉलिज्म होता है। अगर मेटाबॉलिज्म ना होता तो मैं इस तरीके से बोल नहीं पाता, इस तरीके से आप पढ़ नहीं पाते, इस तरीके से जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं, और बाकी बच्चे जो नोट्स नहीं बना रहे, बेटा नोट्स बना लो साथ में। ठीक है, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं, जो नहीं बना रहे, तो उन सब के अंदर में क्या हो रहा है बच्चे? प्रोसेस हो रहा है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया बच्चों? फुलफिल हो गया। इट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? शुड बी एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो बेटा मेरे सामने इस पेन है, इसके अंदर में क्या ब्रेक डाउन एंड फॉर्मेशन हो रहा है? नहीं। मेरे सामने एक मार्कर लेके आता हूं बच्चों, क्या इसके अंदर में कोई ऐसा प्रोसेस हो रहा है? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा इसके अंदर में कोई ऐसा प्रोसेस। तो शुड बी एब्सेंट, यस इट इज एब्सेंट। तो बच्चे ये क्या कर रहा है बच्चों? दोनों पॉइंट्स को फुलफिल कर रहा है। इट इज फुलफिलिंग बोथ द पॉइंट्स। तो हम मेटाबॉलिज्म को कंसिडर क्या करेंगे बच्चों? इट्स अ डिफाइनिंग फीचर। हम मेटाबॉलिज्म को क्या बोलेंगे? ये एक डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म इज कंसिडर्ड एज अ डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड एज अ डिफाइनिंग फीचर। अब हम वापस आ जाते हैं बच्चों इस वाले क्वेश्चन के ऊपर, कि एक रिएक्शन हो रही है बच्चों इनसाइड द लैब, एक लाइफ प्रोसेस रिएक्शन हो रही है, एक लाइफ प्रोसेस की रिएक्शन हो रही है। चलो लाइफ प्रोसेस लिख देता हूं। ठीक है, एक लाइफ प्रोसेस, इफ लाइफ रिएक्शन इज अकरिंग, एक लाइफ की रिएक्शन क्या हो रही है बच्चों? अकर कर रही है इनसाइड द लैब। ठीक है, इसको इस तरीके से करते हैं। If a life reaction is occurring inside the lab या in vivo, it will be considered as living or not। तो बच्चे इसका आंसर, इस रिएक्शन को हम एक लिविंग रिएक्शन कंसिडर करेंगे। This reaction will be called as a living reaction, but ये एक लाइफ प्रोसेस नहीं, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक नहीं। It will be considered, will it be considered as living? क्या है बच्चों? ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलो ये मैं लिख लेता हूं। It will be considered as characteristics of living organism or not। ये है मेन
इट विल बी कंसिडर्ड एज कैरेक्टरिस्टिक और नॉट। ये मेन क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम कंसिडर करेंगे, क्यों? क्योंकि भाई हमने क्या बोला, ये मेटाबॉलिज्म हमने बोला, मेटाबॉलिज्म क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर है। तो सर ये बता दो ये क्या होगा अगर एक पेट्री डिश में मैं मान के रखो अपना एक सेल का पार्ट निकाल लिया और एक पेट्री डिश में लैब के अंदर मैं कर रहा हूं मैं कुछ उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट, तो क्या मैं इसको कैरेक्टरिस्टिक मानूंगा कि नहीं? नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि ये फुलफिल ही नहीं कर रहा है डेफिनेशन। इट इज नॉट फुलफिलिंग द डेफिनेशन। डेफिनेशन पढ़ो वापस, सभी बच्चे वापस इधर फोकस करके डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड अवर बॉडी। ये रिएक्शन बाहर हो रही है, ये रिएक्शन क्या हो रही है बच्चों? इट इज अकरिंग आउटसाइड अवर बॉडी, सो इट विल बी नॉट कंसिडर्ड एज अ लिविंग प्रोसेस। ये रिएक्शन बच्चों आउटसाइड हो रही है, बाहर हो रही है, सो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे एक लिविंग रिएक्शन। ठीक है, ठीक है। तो इन विवो रिएक्शंस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ लाइफ प्रोसेस। ठीक है, if a life reaction is occurring inside a lab in vivo, it will be considered as a characteristics or not. So basically अगर हम इसका आंसर जाएं, मैं इसका आंसर यहां लिखूं, अगर मैं इसका आंसर बताऊं बच्चों, so the reaction is a living reaction. The reaction is a living reaction, but will not be considered as characteristic of living organism. क्यों? क्योंकि वो फुलफिल नहीं कर रहा, उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक नहीं कर सकते। विल नॉट बी कंसिडर्ड एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक नहीं कंसिडर करेंगे। मतलब जो भी रिएक्शन आपके पेट्री डिश में हो रही है वो हम एक लाइफ प्रोसेस नहीं कह सकते कि ये एक लिविंग रिएक्शन का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। क्लियर हो गया? मैं फिर से समझाता हूं ये क्वेश्चन को, मैं फिर से समझाता हूं बच्चों इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है बच्चे? अगर कोई एक लाइफ रिएक्शन, मतलब कोई भी रिएक्शन हम कोई भी स्टडी कर रहे हैं सेल का लैब के अंदर में, तो क्या इसको हम कैरेक्टरिस्टिक मानेंगे? हम नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये इस पॉइंट को फुलफिल नहीं कर रहा। पॉइंट क्या है बच्चों? इट शुड बी अकरिंग इनसाइड अवर बॉडी। ठीक है, क्लियर है? लेकिन ये एक लिविंग रिएक्शन है, बट ये एक कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट नहीं रहेगा फिर ये। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया बच्चे आपका पॉइंट नंबर 2। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द पॉइंट नंबर 3। ठीक है, चलते हैं बच्चों अब तीसरे पॉइंट की तरफ। वो क्या है बच्चे? आपका ग्रोथ है। आवर थर्ड पॉइंट इज ग्रोथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है भैया ग्रोथ तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ग्रोथ को समझेंगे, ग्रोथ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ग्रोथ में बेसिकली हम क्या करते हैं? ग्रोथ एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है, बेसिकली ग्रोथ क्या है? एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, इसको अगर हम डेफिनेशन पढ़ें बच्चों, इट इज द इंक्रीज इन मास और नंबर ऑफ द सेल। बेसिक डेफिनेशन बच्चे जो कि आप क्लास 11th के आखिरी चैप्टर में भी पढ़ोगे। देखो, ये ग्रोथ बच्चे आपको वापस आएगा, ये ग्रोथ बेटा आपके वापस आएगा। कब आएगा बच्चे? जब आप प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे। व्हेन यू आर गोइंग टू रीड दैट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर, यू आर गोइंग टू रीडू दिस ग्रोथ डेफिनेशन। हमें ग्रोथ की डेफिनेशन वहां पे वापस पढ़नी पड़ेगी, तो हम वही वाली डेफिनेशन यहां पे पढ़ रहे हैं। वही वाली एग्जैक्ट डेफिनेशन जो आप वहां पे पढ़ोगे, मैं वही वाली डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं। इट इज द इंक्रीज, ग्रोथ की क्या है बच्चे डेफिनेशन? क्या? इट इज इंक्रीज इन मास, इट इज इंक्रीज इन मास, इट इज इंक्रीज, ये बेसिकली क्या है? ग्रोथ क्या? इट इज इंक्रीज इन मास, इट इज इंक्रीज इन मास और वॉल्यूम ऑफ द सेल। ठीक है, मास बढ़ जाए या मास और नंबर ऑफ द सेल। ग्रोथ बेसिकली क्या है बच्चों? इट इज इंक्रीज इन मास
मास बढ़ जाए मतलब वॉल्यूम बढ़ जाए या क्या बढ़ जाए बच्चे, नंबर। इसको समझेंगे एक एग्जांपल से, इसको समझेंगे बच्चे एक छोटू से एग्जांपल से समझेंगे। लेट अस सपोज ये क्या है बच्चे, एक सेल है, ये क्या है बच्चे, एक छोटा सा सेल है। कुछ दिनों बाद कुछ महीनों बाद हमने क्या देखा, इसका क्या हो गया बच्चे, साइज बढ़ गया। देखो एक छोटा सा सेल क्या हो गया बच्चों, अब बड़ा हो गया। ये एक छोटा सा सेल क्या हो गया बच्चे, बड़ा हो गया। मास बढ़ गया है, मास का क्या हो गया बच्चों, इंक्रीमेंट हो गया, मास बढ़ गया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इट इज इंक्रीज इन मास। अब अगर हम नंबर के बारे में बात करें तो ये लेट्स सपोज ये क्या है, एक सेल था। कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, सालों बाद, डिकेड बाद जब भी देखा जाए तो क्या हो गया बच्चे, यहां पे इसका एक और नंबर बढ़ गया। क्लियर है? तो इसको भी हम क्या बुलाएंगे, ग्रोथ। तो ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है बच्चे, इट इज इंक्रीज इन मास और नंबर ऑफ सेल। समझ में आया क्या बच्चों के, मगज में छाया कि नहीं, बच्चा लोग बताएंगे, समझ में आया क्या, मगज में छाया कि नहीं। ग्रोथ की इससे अच्छी डेफिनेशन नहीं है कहीं पे, इससे अच्छी डेफिनेशन नहीं है बच्चे कहीं पे। बेस्ट डेफिनेशन, इट इज इंक्रीज इन मास और नंबर ऑफ सेल। मास बढ़ जाए या क्या हो जाए बच्चे, नंबर का बढ़ोतरी हो जाए। ठीक है, व्हाट इज ग्रोथ, इट इज इंक्रीज इन मास और नंबर ऑफ सेल को हम क्या बुलाते हैं बच्चे, ग्रोथ बुलाते हैं। ठीक है, अब इस ग्रोथ के कुछ आपके मेटाबॉलिज्म वाले पॉइंट्स, इस ग्रोथ के कुछ मेटाबॉलिज्म वाले रिलेटेड पॉइंट है, कुछ रिलेटेबल पॉइंट्स होते हैं, कुछ रिलेटेबल पॉइंट्स है, उसको समझेंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है, मजा आएगा, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है, मजा आएगा। लेट्स सपोज हम ग्रोथ को कंसिडर करते हैं मेटाबॉलिज्म के प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है, ग्रोथ को कंसिडर कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म के प्रोस्पेक्टिव से, हम कंसिडर करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में दो रिएक्शन थी, कौन कौन सी रिएक्शन, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। कौन कौन सी, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म थी। ठीक है, अब एनाबॉलिज्म का मतलब क्या था, फॉर्मिंग अप। ठीक है, अब लेट्स सपोज आपके अंदर में एनाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है, एनाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है कैटाबॉलिज्म से, तो क्या होगा, लेट अस सपोज आपकी बॉडी में क्या हो रहा है बच्चों, एनाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है कैटाबॉलिज्म से, एनाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है कैटाबॉलिज्म से, तो क्या होगा बच्चे, इस ग्रोथ को हम बुलाते हैं पॉजिटिव ग्रोथ। क्या बुलाते हैं बच्चा पार्टी, पॉजिटिव ग्रोथ। ठीक है, इस ग्रोथ को हम क्या बुलाएंगे, पॉजिटिव ग्रोथ बुलाएंगे। अगर एनाबॉलिज्म ज्यादा है किससे, कैटाबॉलिज्म से। इफ एनाबॉलिज्म इज मोर देन द कैटाबॉलिज्म, दिस विल बी कॉल्ड एज द पॉजिटिव ग्रोथ। अब दूसरा पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं बच्चे, अगर एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म बराबर है, अगर एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म मतलब जितना फॉर्म हो रहा है उतना ही ब्रेक हो रहा है, जितना फॉर्म हो रहा है उतना ही ब्रेक हो रहा है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे बच्चों, नो ग्रोथ। इसमें हम क्या बोलेंगे बेटा, नो ग्रोथ। इट विल नॉट शो एनी ग्रोथ, नो ग्रोथ। ठीक है, ये क्या शो करेगा, इट विल डिपिक्ट नो ग्रोथ। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चे, अगर कैटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है एनाबॉलिज्म से, फिर क्या होगा, अगर एनाबॉलिज्म कम हो रहा है एंड कैटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है, इफ कैटाबॉलिज्म इज मोर देन द एनाबॉलिज्म, अगर कैटाबॉलिज्म ज्यादा है एनाबॉलिज्म से, तब क्या होगा, तब क्या बुलाएंगे बच्चे, नेगेटिव ग्रोथ। हम क्या बोलेंगे बच्चे, नेगेटिव ग्रोथ। अब मैं इसको एक चीज से समझाता हूं, एक चीज सभी बच्चे रिलेट करेंगे, एक चीज सभी बच्चे, लड़के लड़कियां सभी बच्चे एक चीज से बहुत ज्यादा रिलेट करेंगे, समझते हैं उसको। कुछ लोग होते हैं बच्चे जो कि थोड़ा सा खाते हैं तब भी बहुत लग जाता है, बोलते नहीं है, अरे यार मैंने तो बस इतना सा खाया और मैं हेल्दी हो गया, मैं तो ज्यादा खाता ही नहीं हूं या खाती ही नहीं हूं लेकिन तब भी हेल्दी हो जाता हूं। और कुछ लोग होंगे भाई साहब मेरे जैसे, मैं तो उनमें से अब पहले हुआ करता था, ठीक है, पहले हुआ करता था, पूरा खाते जाता था, लेकिन शरीर पे लगता ही नहीं था, शरीर पे लग ही नहीं रहा है भैया, कुछ हो ही नहीं रहा है मेरे अंदर में। और कुछ लोग रहते हैं भाई जितना कम खा लें या जितना ज्यादा खा लें, उनकी बॉडी फिट की फिट, उनकी बॉडी फिट की फिट होती है। ऐसे हैं कि नहीं आपके दोस्त, आप बताओ, ऐसे हैं कि नहीं आपके दोस्त, ऐसे होंगे आपके दोस्त, होंगे ऐसे दोस्त जिसके अंदर में जो लोग बहुत ज्यादा खाते हैं लेकिन तब भी सीखे पहलवान है,
बहुत पतले दुबले से हैं, या तो फिर नॉर्मल तरीके से हैं, या तो फिर कुछ लोग होंगे जो बहुत थोड़ा सा खा रहे हैं लेकिन तब भी हेल्दी हो जा रहे हैं। अरे बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं सर हम ना पानी भी पिए ना तब भी हमारे शरीर पे बहुत लगता है, हम ना अगर पहाड़ भी खा लें तो हमारे शरीर पे कुछ नहीं लगता। और कुछ लोग होते हैं बच्चे जो कि ज्यादा खाएं कम खाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी शरीर एज इट इज रहती है। उनके अंदर में ये पॉइंट्स आते हैं। समझ में आया क्या? मगज में छाया कि नहीं? समझ में आया क्या? मगज में छाया कि नहीं बच्चा लोग? तो अब मैं इसको एक और चीज, कब आप बोलोगे सर ये नेगेटिव ग्रोथ और इरिवर्सिबल वाली बात पची नहीं, नेगेटिव ग्रोथ और इरिवर्सिबल वाली बात पची नहीं हमसे। इसको मैं समझाता हूं, बहुत अच्छे से समझाता हूं बच्चों। इरिवर्सिबल मतलब क्या है? मतलब देखो मेरी एक हाइट है 5'9", ठीक है, लेट अस अज्यूम, मैं अब बताऊंगा नहीं, हाइट नहीं बताऊंगा, ठीक है, लेट अस अज्यूम मेरी हाइट है 5'9", मेरी हाइट है बच्चे। अब मैंने एक पर्टिकुलर प्यूबर्टी अटेन कर रखी है, मैंने एक पर्टिकुलर एज ग्रुप पे आ चुका हूं, अब मेरी हाइट नहीं बढ़ने वाली, ठीक है। अब मैं वापस छोटा तो नहीं हो सकता अनटिल अनलेस मेरे पैर काट दी जाए, काटना नहीं, ठीक है, तो अनटिल अनलेस मेरे पैर काट दी जाए, मेरे हाथ की एक पर्टिकुलर लंबाई है जो इतनी की इतनी ही रहने वाली। अब इसको छोटा नहीं कर सकते, इट इज नॉट अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये एक रिवर्स नहीं कर सकते, इट इज नॉट अ रिवर्सिबल प्रोसेस। अब ये नेगेटिव ग्रोथ को अब मैं समझाता हूं आपको, नेगेटिव ग्रोथ को समझाता हूं। लेट अस सपोज मैं अपना ही एक एग्जांपल ले लेता हूं। लेट सपोज मैंने अपनी स्कूलिंग की है बच्चों, 1st से लेके 5th तक मैं मथुरा में था, ठीक है। मथुरा में एक बहुत अच्छा स्कूल है सेक्रेड हार्ट, मैं वहां पे पढ़ा हुआ हूं, एक ICSE बोर्ड का स्कूल था, ठीक है। 1st से 5th मैंने मथुरा में पढ़ा है। तो लेट सपोज मैं मथुरा में, मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे, यस, मैंने बहुत बेहतरीन प्यारे प्यारे दोस्त बनाए हैं, ठीक है। तो मैंने 5th क्लास में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, ठीक है, बहुत हेल्दी, एकदम हेल्दी। कभी खुशी कभी गम देखी आप सबने? कभी खुशी कभी गम देखी होगी, उसमें ऋतिक रोशन का जो बचपना दिखाया गया है, ऋतिक रोशन का जो बचपना दिखाया गया है उसमें एकदम हैवी लड़का दिखाया गया है, ठीक है। तो उस तरीके से मेरा एक दोस्त था। फिर किसी कारणवश मुझे क्लास 12th के टाइम पे मैं वापस गया मथुरा, कोई शादी थी, आई वेंट बैक टू मथुरा, और फिर मैंने उसी मोटे लड़के को नाम नहीं लूंगा, उसी मोटे लड़के को क्या देखा, एकदम ऋतिक रोशन स्टाइल। लेट्स सपोज ये वो लड़का था एकदम गपलू सा, ये वो लड़का था एकदम गपलू सा, ठीक है, इस तरीके से। लेट्स सपोज ये मेरा फ्रेंड था एकदम गपलू सा, क्लास 5th में था ये। जब मैं क्लास 12th में गया, मैं वापस मथुरा गया, और मैंने क्या पाया, ओ भाई साहब वो लड़का तो एकदम स्लिम ट्रिम हिट हो गया, एकदम हीरो तरीके से दिखने लग गया, एकदम हीरो तरीके से दिखने लग गया। ऐसा क्या हुआ? ऐसा कुदरत ने क्या इसके ऊपर सितम ढाया, ऐसा क्या सितम ढाया कि ये बन गया अपना ऋतिक रोशन? हाँ, क्या सितम ढाया? हाँ, कैसा पहले सा था, एकदम मोटू सा गपलू सा, एकदम कैनन बॉल की तरह, आपने अगर बेंटेन देखा होगा कैनन बॉल की तरह दिखता था। अब वो एकदम स्मार्ट हीरो दिखने। अभी ये स्मार्ट नहीं बना है, इसको थोड़ा सा स्मार्ट करते हैं, बोलोगे सर ये क्या, इसको तो अभी अपने स्मार्ट बनाया, इसको एकदम वो बना दिया। तो इस तरीके से एकदम अच्छी खासी हाइट के साथ स्मार्ट सा बन गया। ये स्पाइक बाल रखेंगे इसके, लाल बाल नहीं रखेंगे, वो छपरी हो जाएगा कुछ ज्यादा, एकदम स्मार्ट सा हो गया। ऐसा क्या सितम हुआ? तो बेटा उसके अंदर में बेसिकली क्या हुआ, उसके अंदर में बेटा कैटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है। उसके अंदर में क्या हो रहा है बच्चे, ब्रेक डाउन बहुत ज्यादा हो रहा है। उसकी बॉडी में क्या हो रहा है बच्चे, ब्रेक डाउन, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा तेजी तरीके से हो रही है। जब ये रिएक्शन बहुत तेजी से तरीके से होगी तो जो सेलुलर इनपुट है वो उस पर फर्क पड़ता है, उस पर सेलुलर इनपुट पे फर्क पड़ रहा है। इसके ग्रोथ पे फर्क नहीं पड़ा है, बट इसके फैट सेल्स पे फर्क पड़ा है। इसके फैट स्टोरेज जो था उस पे फर्क पड़ा। वो फैट स्टोरेज के सेल्स टूटे हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी में लीनियर ग्रोथ हुई, इसकी बॉडी क्या हुई, लीन हुई। अब जितने बच्चे जिम करेंगे उनके अंदर में ये ज्यादा नॉलेज मिल जाएगी बच्चे, जो आगे चल के जिम करेंगे, 6 पैक एप्स करेंगे बच्चे, जो आगे चल के 6 पैक ऐप करेंगे बच्चे, तो उनको ये सारे पॉइंट्स को बहुत ज्यादा कंसिडर करना है। 6 पैक एप्स के लिए ये सारे पॉइंट्स को बहुत दिमाग में रख के खाना पड़ता है। तो हमेशा जिम वाले लोग एक एक चीज कैलकुलेट करके खाते हैं, उनको एक एक चीज कैलकुलेट करनी होती है। उनको किस टाइम पे पॉजिटिव ग्रोथ चाहिए, मतलब किस टाइम पे एकदम मोटा तगड़ा होना है, किस टाइम पे क्या होना है, एकदम नॉर्मल दिखना है, किस टाइम पे एकदम लीन होके मसल्स दिखानी है, एकदम जैसे कहते हैं ना, जैसे आपने अगर मूवीज में देखी होगी या फिर कभी आपने ये
एथलीट्स को देखा होगा, कभी कभी एकदम से मोटे हो जाते हैं, जैसे आमिर खान में आपने देखा होगा, आमिर खान ने दंगल के टाइम पे, दंगल मूवी में, यू माइट हैव सीन दंगल मूवी, राइट? एवरीवन माइट हैव सीन दंगल मूवी, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ग्रॉसिंग मूवीज आफ्टर केजीएफ नाउ। पहले तो टॉप पे थी, अब केजीएफ हो गई है, ठीक है। तो दंगल मूवी में बेसिकली क्या दिखाया था? आमिर खान का पेट निकला हुआ था, लेकिन आखिर के सीन में क्या दिखाया गया? तो आमिर खान एकदम लीन, जब एक सीन दिखाया गया जिसमें आमिर खान एकदम लीन दिखाए, मस्कुलर दिखाए, तो उसके अंदर में उनको ये सारे पॉइंट्स को कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। काफी कुछ पढ़ लिया हमने ग्रोथ में, ठीक है, काफी कुछ हो गया है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स को इनको कंसिडर करना पड़ता है। अब बच्चे आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, चलो हम उससे पहले हम देखते हैं क्या प्लांट्स के अंदर में ग्रोथ होती है। प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रोथ के बारे में कंसिडर कर लेते हैं। लेट अस कंसिडर अबाउट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बेटा एक प्लांट की अगर आप एक ब्रांच को काटोगे तो वापस क्या कर जाती है बच्चे? रीग्रो कर जाती है, जिसको हम क्या बुलाते हैं? प्रूनिंग और डिकैपिटेशन। एक प्लांट को आप काटते हो, जैसे कि मैं एक गार्डनर हूं, मैं गार्डनिंग बहुत पसंद करता हूं, तो बेसिकली अगर मैं एक पौधे को कट करता हूं, एक उसकी स्टेम को काटता हूं, तो उसकी वजह क्या होती है? ताकि वो डेंसर हो सके, वो क्या हो सके बच्चे? काफी ज्यादा डेंस अमाउंट में ग्रो कर सके। तो प्लांट की जो ग्रोथ होती है, इट इज नॉट रिलेटेड टू एज, कोई एज रिलेटेड ग्रोथ नहीं है। प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है वो कैसे होती है? इट इज नॉट रिलेटेड टू एज। बट अगर हम ह्यूमंस के अंदर बात करें, अपने अंदर बात करें, हमारी क्या होती है बच्चों? इट इज रिस्ट्रिक्टेड अप टू सर्टेन एज। हमारी ग्रोथ जो होती है बच्चे, जो हमारी ग्रोथ है, जो हमारी हाइट है, ये सब कुछ बच्चों एक एज ग्रुप है। वो मोटापा अलग बात कर दो, मोटापा अलग कर दो, मोटापा तो कभी भी आ सकता है, किसी को भी आ सकता है, ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन जो हमारी हाइट है बच्चे, वो एक, इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड अप टू एज, ठीक है। ये क्या होती है बच्चों? एनिमल्स के अंदर जो हाइट होती है वो होती है अप टू सर्टेन एज, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप तक ही होती है, अप टू सर्टेन एज। तभी हम प्लांट के अंदर में जो ग्रोथ होती है, प्लांट के अंदर की जो ग्रोथ होती है, इसको हम क्या बुलाते हैं? अनलिमिटेड। इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों? अनलिमिटेड ग्रोथ बुलाते हैं। और एनिमल के अंदर में हम कैसी होती है बच्चे? आपकी लिमिटेड ग्रोथ है। एनिमल क्या शो करते हैं बच्चों? एक पर्टिकुलर तरीके से लिमिटेड ग्रोथ शो करते हैं। एनिमल के अंदर में क्या होती है बच्चों? एक पर्टिकुलर तरीके से कैसी होती है? एक लिमिटेड तरीके की क्या होती है बच्चे? ग्रोथ होती है, ठीक है। एनिमल शोज अ लिमिटेड ग्रोथ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, जैसे आपने शुरुआत में अभी देखा, वीडियो में शुरुआत में देखा था, पैसा ग्रो होते हुए। पैसा क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग। पैसा क्या है बच्चे? एक नॉन लिविंग थिंग है। पैसा इज बेसिकली व्हाट? इट्स अ नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। तो क्या आपके नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रोथ करते हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ गया। समझते हैं उसको, समझते हैं, समझेंगे बच्चों उसको भी। तो एक तरफ हम क्या लिखते हैं बच्चों? लिविंग, और एक तरफ लिखते हैं क्या बच्चे? आपका नॉन लिविंग। एक तरफ लिखते हैं बच्चे लिविंग, और एक तरफ क्या लिखते हैं बच्चे? नॉन लिविंग। तो बेसिकली लेट्स सपोज, इसको एक पैसे का तो आपने एग्जांपल देख लिया। तो बेसिकली पैसा अगर आप बैंक पे रखते हो, अगर आपने पैसा बैंक में रखा, तो बैंक वाले अराउंड 3 से 4% से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं उस पे, और आपने 100 रुपए रखा तो वो 104 हो जाएगा, 104 हो जाएगा। जो भी आपका मैथ्स, मेरी वीक है यार, मेरी मैथ्स वीक है, तो वो परसेंटेज के फॉर्म से पैसा बढ़ रहा है। यस बेटा, पैसा बढ़ता है। पैसे के अंदर में भी आपकी ग्रोथ हो रही है। पैसा डज शो ग्रोथ, ठीक है। अगर आप एक प्रॉपर म्यूचुअल फंड में अभी से ही एज ग्रुप पे लगाना शुरू करेंगे, अगर आप अभी से ही अपनी पॉकेट मनी को सेव कर करके, अब आप बोलोगे सर हमारे पास पैसा कहां से आएगा? पैसा कहां से आएगा? अगर मैं आपको एक छोटा सा हैक बताऊं आप सभी को, एक छोटा सा हैक, आप सभी के सभी बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो। छोटा सा हैक बताऊंगा, अभी से ही थोड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट कर लो। थोड़ा सा अमाउंट क्या करो बच्चे? इन्वेस्ट करो। अब आप बोलोगे सर पैसा कहां से आएगा? बेटा आपको पॉकेट मनी मिलती, चलो पॉकेट मनी नहीं मिलती तो भैया त्योहार पे त्योहारी तो मिलती होगी ना। होली पे चाचा आते हैं 100 रुपए देके जाते हैं, मामा आते हैं 50 रुपए देके जाते हैं, ठीक है। मामा आते हैं 50 में, देखो मामा लोग कम ही देते हैं, बात अलग है। मामा लोग हमेशा कम ही देते हैं, चाचा लोग ज्यादा दे देते हैं, चाचा लोग ज्यादा देते हैं, ये बात अलग है, ठीक है। तो चाचा लोग आए 100 रुपए दे गए, मामा लोग 50 रुपए दे गए, दादा दादी आए, उन्होंने 100 200 रुपए दे दिए। ईद पे ईदी मिलती है हमें, ईद पे ईदी मिलती है, चाहे वो बकरा ईद हो, चाहे वो मीठी ईद हो, चाहे वो जो भी ईद हो, हमें पैसा मिलता है। उन सारे पैसों को आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। आप इन्वेस्ट करोगे तो वो एक कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू, आपने मैथ्स में एक 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बुलाते हैं, जिसको हम बुलाते हैं क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके थ्रू आपका पैसा
फट 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 करके बड़ा हो सकता है। जब तक आप अपनी एज ग्रुप 25 तक पहुंचोगे, 26 तक पहुंचोगे, 30 तक पहुंचोगे, आपके वो पैसा बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप इमेजिन तक नहीं कर सकते कितना पैसा होगा वो। ठीक है, तो आपका पैसा भी ग्रो कर रहा है। अब इसको चलो, तो पैसे की बात होगी, हम पैसे के बारे में हटा देते हैं, पैसे को जुप कर देते हैं, पैसा बाय बाय टाटा। अब हम क्या करते हैं बच्चे, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज एक लड़की है सुनिधि मान लेते हैं, कोई एक लड़की का नाम है। भाई अगर कोई सच में सुनिधि है, ऑफेंड मत होना बेटा, सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं। एक सुनिधि नाम की लड़की है। सुनिधि क्या है, थोड़ी सी आलसी है मेरी तरह। ठीक है, मैं भी एक आलसी इंसान हूं, बहुत आलसी इंसान हूं मैं भी। ठीक है, सुनिधि क्या है, एक लड़की है। तो सुनिधि के सामने मम्मी ने बोला, एक काम दिया, बेटा सुनिधि उठो, जाके ये कूड़ा उठा के फेंक के आओ। सुनिधि क्या है, एकदम डल मोड में चलती गई और उसने क्या किया, देखा कूड़े का जो कूड़ा वाला आज उस दिन आया नहीं था, तो कूड़ा जो फेंकने की जो जगह है वो अराउंड 2 किलोमीटर थी। तो सुनिधि पैदल जा रही थी, वो एकदम बोर हो गई और प्लस घर पे गर्मी बहुत ज्यादा। उसने क्या देखा, एक खाली प्लॉट देखा। सुनिधि ने चुपचाप से वहां पे कूड़ा फेंक के वापस आ गई। गलत बात है, ये सब करना नहीं चाहिए। पहली चीज तो ये सब करना नहीं चाहिए। तो सुनिधि ने कर लिया, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, अलबत्ता कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनिधि ने क्या किया, वो कचरा डाल दिया, इट्स ओके, डाल दिया, चलो हो गई गलती। सुनिधि ने कचरा डाल दिया। इतने में क्या हुआ, बगल की वर्मा आंटी ने देख लिया। अब वर्मा आंटी भगती हुई गई घर के अंदर में, सुनिधि की शिकायत करने नहीं गई। उन्होंने क्या बोला, ए जी सुनते हो जरा, वो जो आप जो 50 रुपए कचड़े वाले को देते हो, अगली बार वो 50 रुपए मुझे देना, और अब देखना मैं आप घर का कचरा कैसे निकालती हूं। उन्होंने ये किया, ए जी सुनते हो करके। ठीक है, ए जी सुनते हो करके। तो उन्होंने भाई वो कचरा उठा के वो भी फेंकने लग गई, उसी ग्राउंड में फेंकने लगे। अब उसी में एक अंकल थे। एक अंकल होते हैं बच्चे, हमेशा हमारे कॉलोनीज में अंकल टाइप के लोग होते हैं। वो क्या होते हैं, वो एकदम थोड़े चलो एजेड हैं, लेकिन वो हर चीज में अपनी नाक जरूर अड़ाते हैं, अपनी टांग जरूर अड़ाते हैं। वो हमेशा बोलेंगे, अरे भैया हमारे जमाने में ना बहुत अच्छे से पढ़ाई हुआ करती थी, तुम लोग की तो जनरेशन ही बर्बाद है। यू माइट हैव नोटिस दैट काइंड ऑफ अंकल्स, राइट। तो मान लो उनका नाम देते हैं हमने सक्सेना अंकल। सक्सेना अंकल ने देखा, अरे भैया वर्मा जी तो ये कर रही है, मिसेस वर्मा तो ये कर रही है, अंकल जी एकदम तुरंत अंदर गए, बच्चे बहुत हो गया तुम्हारा पैसा बर्बाद करना, पैसा बचाएंगे। तो उन्होंने पैसा बचाने के लिए क्या किया बच्चे, उन्होंने भी अपने घर का कूड़ा वाला बंद। तो अब क्या हुआ, गलत चीज हुई। पहली चीज तो ये बहुत गलत चीज हुई। तो अब हुआ क्या, एट द एंड क्या हुआ, एक दिन सुनिधि वापस अपने स्कूल से आ रही थी, तो उसने क्या देखा, उसने फेंका था एक कूड़े का बैग। अब क्या हो गया, वो अब एक कूड़े के बैग से हो गए हैं 100 कूड़े के बैग। ग्रोथ हुई कि नहीं, ये एक बहुत सैड ट्रुथ है, लेकिन ग्रोथ हुई है। ये एक बहुत सैड ट्रुथ है हमारी इंडिया की, ग्रोथ हुई है ये। ठीक है, इसी वजह से हमारे एरियाज में गंदगी फैलती है। आपने वर्सोवा बीच मुंबई के बारे में भी सुना होगा। वर्सोवा बीच इतना गंदा कर दिया था हमने कि भाई साहब कदम तक नहीं रखा जाता। लेकिन एक अच्छी बात है कि हमारे लोगों ने उठ के उसको साफ किया। कई सारे एक्टर्स आए, आमिर खान आए, दिया मिर्जा आए, बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स आए, रणवीर सिंह आए, रणवीर कपूर आए, उन सब ने आके उन वर्सोवा बीच को साफ किया और अब टर्टल्स वापस आ गए, वो अलग चीज है। तो जब सुनिधि ने देखा तो क्या देखा, एक कूड़े का बैग से अब बन गए 100। ग्रोथ हुई कि नहीं, बोलेंगे हाँ सर हुई। ग्रोथ हुई कि नहीं, बोलेंगे हाँ सर ग्रोथ हुई। ग्रोथ की डेफिनेशन क्या थी, इट इज द इंक्रीज इन मास और नंबर ऑफ सेल। इंक्रीज इन मास और नंबर। तो भैया यहां पे क्या हुआ, नंबर बढ़ गया। नंबर क्या हो गया, बढ़ गया। ग्रोथ हुई कि नहीं, बोलेंगे हाँ सर ग्रोथ हुई। कचड़ा भी ग्रो किया, पैसा भी ग्रो किया, उन अंकल जी की ईगो भी ग्रो कर गई। ठीक है, तो बेसिकली नॉन लिविंग थिंग्स भी क्या करती हैं, ग्रो करती हैं। इसको समझने के लिए एक और आपके एनसीईआरटी का डायग्राम पकड़ते हैं। लेट्स सपोज ये एक माउंटेन है बच्चे, आपके 200 फीट का माउंटेन है, 200 फीट का क्या है बच्चे, ये माउंटेन। ठीक है, अब इस माउंटेन पे क्या हुई बच्चों, सर्दियों के टाइम पे बर्फ गिरी कितनी बच्चे, 2 फीट की बर्फ गिरी, 2 फीट की अराउंड बर्फ गिरी। तो अब माउंटेन की हाइट कितनी होगी, 202 फीट। ग्रोथ हुई कि नहीं, ग्रोथ हुई कि नहीं माउंटेन की, यस ग्रोथ हुई। अब उसी तरीके से बच्चे ये जो ग्रोथ का तरीका है,
इसको हम क्या बुलाते हैं? एक्सट्रिंसिक फॉर्म। ये ग्रोथ का तरीका क्या है बच्चे? आपका एक्सट्रिंसिक है। ये ग्रोथ का तरीका क्या है बच्चे? आपका एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है। अब वहीं पे बच्चे एक अगर मैं सेल लेता हूं बच्चे, एक सेल के अंदर में ग्रोथ क्या होती है? अंदरूनी ग्रोथ है। अंदर से धक्का पड़ता है सेल के, उसके साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक कंटेंट क्या कर रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पुश कर रहा है। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक कंटेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पुश करता है। जब ये इसको पुश कर रहा है तो ये क्या हो रहा है बच्चे? सेल को बाहर की तरफ ढकेल रहा है। सेल को बाहर की तरफ ढकेल रहा है तो इसको हम क्या बुलाएंगे? इंट्रिंसिक। क्लियर है? तो बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है, बाहरी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, बाहरी ग्रोथ होती है इनके अंदर। बहुत क्लियर कट फंडा था ये, बाहरी ग्रोथ हो रही है। अब क्वेश्चन क्या है, क्या ये डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं? क्या ये डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं? तो डिफाइनिंग फीचर को क्या करना है बच्चे? फुलफिल करने हैं दो पर्टिकुलर पॉइंट्स। इट हैज टू फुलफिल टू पर्टिकुलर पॉइंट्स। डिफाइनिंग फीचर को दो पर्टिकुलर पॉइंट को फुलफिल करना होता है। पहला पॉइंट क्या है? इट शुड बी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो यस, पहला पॉइंट फुलफिल हो गया। पहला पॉइंट क्या था बच्चों? इट शुड बी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो पहला पॉइंट फुल हो गया। ठीक है, पहला पॉइंट क्या हो गया बच्चों? फुलफिल हो गया। इट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है कि ना किसी एक्सेप्शन के। दूसरा पॉइंट क्या होता है बच्चे? दूसरा पॉइंट क्या है? इट शुड बी एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। भैया ग्रोथ हमारे माउंटेन में हो रही, ग्रोथ हमारे कूड़े में हुई, ग्रोथ हमारे ईगो में हुई, ग्रोथ हमारे पैसे में हुई, हर चीज में ग्रोथ हो रही है। हुई कि नहीं ग्रोथ? पेन नहीं ग्रो कर रहा ये बात अलग है, पेन नहीं ग्रो कर रहा ये बात अलग है, पेन ग्रो करने जाएगा तो क्या बात होती। सेकेंड पॉइंट इज नॉट बीन फुलफिल्ड। सेकेंड पॉइंट क्या हुआ बच्चे? फुलफिल नहीं हो पाया। फर्स्ट पॉइंट फुलफिल हो गया, इट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। सेकंड पॉइंट, इट शुड बी एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। वो फुलफिल नहीं हो पाया। ये फुलफिल नहीं हो पाया, तभी हम इसको क्या बुलाएंगे? ग्रोथ क्या है बच्चे? इट्स अ नॉन डिफाइनिंग फीचर। ग्रोथ इज बेसिकली इट्स अ नॉन डिफाइनिंग फीचर। ये एक डिफाइनिंग फीचर नहीं। ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, इट्स अ नॉन डिफाइनिंग फीचर। क्लियर है बच्चों? ये क्या है बच्चों? एक नॉन डिफाइनिंग फीचर होता है। ठीक है, तो अब तक हमने कौन कौन से देख लिए? हमने क्या क्या देख लिया बच्चे? सेलुलर स्ट्रक्चर हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया एंड ग्रोथ हो चुका है। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना? ठीक है बच्चों, तो ये हो गए आपके तीन कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट। ठीक है, तीन पॉइंट्स हो चुके हैं। लेट्स गो अहेड। अब हम पढ़ते हैं बच्चों आपका चौथा पॉइंट। वो कौन सा है बच्चे? आपका रिप्रोडक्शन। ठीक है, आवर फोर्थ पॉइंट विल बी रिप्रोडक्शन। तो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट विद रिप्रोडक्शन नाउ। फोर्थ वन इज रिप्रोडक्शन। बच्चे रिप्रोडक्शन क्या होता है? सबसे पहला बात ये है सर रिप्रोडक्शन क्या है? व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन? सो रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या कहते हैं बच्चों? इट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस सिमिलर टू देमसेल्फ। सिंपल एज दैट। सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन, सबसे बेस्ट डेफिनेशन इसकी यही है। व्हाट इज द बेस्ट डेफिनेशन बच्चों? इट इज द प्रोसेस ऑफ, इट इज द process of giving birth, is the process of giving birth to young ones similar to themselves। अपने जैसे एग्जैक्टली सेम जैसों को बर्थ देने। It is the process of giving birth to young ones similar to themselves। अपने जैसे exactly same को देने को birth को। ठीक है, इसको giving birth to young ones बोल दें, progeny कह दें। ठीक है, उसको same word। ठीक है, बेस्ट डेफिनेशन यही है बच्चे। इट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस सिमिलर टू देमसेल्फ इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। ये सबसे इसकी बेस्ट डेफिनेशन होती है। अब अगर हम रिप्रोडक्शन देखें तो आप सबको पता है बच्चे, रिप्रोडक्शन आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है। इसके दो तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। वी हैव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज वी हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, हमारे पास दो तरीके की रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली क्या हो रहा है? इसमें बेसिकली क्या होता है, इसको हम यूनिपेरेंटल भी बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। इट इज यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल का मतलब क्या बच्चे? ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व।
ठीक है, सिर्फ एक ही पेरेंट इज इन्वॉल्व, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, सिर्फ एक ही पेरेंट क्या होता है बच्चों, इन्वॉल्व। ठीक है, इट इज यूनिपेरेंटल, मतलब सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। तो बच्चे इसको मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम के बेसिस पे आपको समझाता हूं इस तरफ। ठीक है, हल्का सा मैं आपको डायग्राम के बेसिस पे, लेट्स सपोज ये क्या है, कोई बच्चे आपका कोई भी ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये कोई भी ऑर्गेनिज्म है। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले इसके अंदर में ग्रोथ होगी, इसको जितना भी ग्रो करना होगा बच्चे ये ग्रोथ कर लेगा। इसके अंदर में क्या हुई, ग्रोथ हुई। अब ये क्या करेगा बच्चों, डिवाइड करेगा। अब ये क्या कर रहा है बच्चों, डिवाइड कर रहा है। ये बस क्या कर रहा है बच्चे, अपनी बॉडी को दो हिस्सों में काट दे रहा है। अपनी बॉडी को क्या कर रहा है बच्चे, दो हिस्सों में काट दे रहा है, सिंपल एज दैट। तो ये बन गए इसके दो डॉटर सेल। ये क्या है बच्चे, आपका पेरेंट है, दिस इज अवर पेरेंट, और ये दोनों क्या है बच्चे, आपके दो डॉटर सेल्स है। तो बेसिकली क्या हुआ, इसने अपनी बॉडी को दो हिस्सों में तोड़ दी। जैसे कि ये पेन है, मैं इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया। जैसे लेट्स सपोज आपके पास पेंसिल होती है, आप नई पेंसिल को बीच से तोड़ दो तो दो पेंसिल बन जाती है कि नहीं? कई बार किया होगा आपने, कई बार पेंसिल को बीच से आपका कोई दोस्त तोड़ के दे देते हैं आप अपने दोस्त को, तो आप वो क्या करता है, रेजर से वो कटर से छील के नई पेंसिल तैयार, दो पेंसिल बन गई। तो ये टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या बुलाते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें देखिए बच्चे, सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व था और उसने दो डॉटर सेल्स बना दी। ठीक है, उसने बस क्या किया, अपनी बॉडी को तोड़ के अलग अलग कर दिया। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं बच्चे आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, भी मैं बात करूंगा अभी। अब हम बढ़ते हैं बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इट इज बाइपेरेंटल। ये कैसा है बच्चे, आपका बाइपेरेंटल है। बाइपेरेंटल का मतलब क्या है बच्चे, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। बाइपेरेंटल का मतलब क्या है बच्चे, आपका टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, बायपेरेंटल का बेसिक मतलब क्या होता है बच्चे, इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसको समझते हैं बच्चे डायग्राम से। तो लेट अस सपोज ये कोई भैया हमारा कोई मेल है, लेट अस सपोज ये क्या है बच्चे, आपके मेल हैं, ये आपका क्या है, एक फीमेल है। ठीक है, ये आपके मेल है और ये क्या है बच्चे, फीमेल है। ठीक है, तो लेट्स, दोनों की प्लॉइडी क्या होगी बच्चे, मेल 2n होते हैं, फीमेल भी कैसे होती है, 2n है। ठीक है, ये आपका मेल है, ये मेल का सिंबल है बच्चे, ये आपका फीमेल का सिंबल होता है। ठीक है, मेल एंड फीमेल है। अब इनसे क्या होते हैं बच्चे, गेमीट्स प्रोड्यूस होंगे। नाउ द मेल गेमीट्स इज कॉल्ड एज स्पर्म। इनसे क्या हुआ बच्चे, मेल गेमीट प्रोड्यूस हुआ। इस तरीके से बच्चे आपका एक मेल गेमीट प्रोड्यूस हुआ, जिसकी प्लॉइडी क्या होगी बच्चे, इसके अंदर में मियोसिस हुआ। ठीक है, इनके मियोसाइट्स के अंदर में, मतलब इनके स्पर्म फॉर्मेशन में, एक टेस्टिस के अंदर में क्या हुआ बच्चे, मियोसिस हुआ। टेस्टिस के अंदर में मियोसिस हुआ टू फॉर्म अ हैप्लॉइड स्पर्म। सेम गोज विद द फीमेल। फीमेल में कहा हुआ बच्चे, ओवरी के अंदर में मियोसिस हुआ, ओवरी के अंदर में मियोसिस हुआ टू फॉर्म अ ओवा, जिसकी प्लॉइडी क्या होगी, 2n। इस तरीके से अब मेल क्या करेगा बच्चे, इंसेमिनेशन के थ्रू क्या करेगा, अपना स्पर्म रिलीज करेगा फीमेल बॉडी के अंदर में, एंड देन द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस विल अकर। फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है बच्चे, एक आपका डिप्लॉयड यूनिसेल्युलर जाइगोट बनता है। ठीक है, डिप्लॉयड होता है और सिंगल न्यूक्लिएटेड यूनिसेल्युलर। मतलब एक बात बताएं, एक बात बोलूं बच्चों, हम लोग भी एक सिंगल सेल से बने हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। हम लोग भी जाइगोट से ही तो बने हैं। हम जाइगोट के अंदर में इतना ज्यादा डिवीजन हुआ, डिवीजन करता गया कि हम बन गए। ठीक है, अब ये जाइगोट, ये जो जाइगोट है बच्चे, यहां पे मैं Z लिख रहा हूं, अब यही क्या बनाएगा, आपका एक नया इंडिविजुअल। ये इसके अंदर में रैपिड डिवीजन होता जाएगा टू फॉर्म द न्यू डिवीजन। तो इस तरीके से बच्चे आपका क्या होता है, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और इस तरीके से आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करूं, तो ये स्पोर के तरीके से हो सकते हैं। दे कैन परफॉर्म बाय स्पोर, जैसे कि एल्गे एंड फंजाई के अंदर में स्पोर का फॉर्मेशन किसके अंदर में, ज्यादातर एल्गे एंड फंजाई के अंदर में हो रहा है। ठीक है, दे कैन रिप्रोड्यूस बाय फिजन, फिजन के थ्रू, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बहुत सारे तरीके के फिजन है। फिजन हो गया बच्चे आपके बैक्टीरियाज के अंदर में। ये फ्रैगमेंटेशन के थ्रू कर सकते हैं बच्चे, रीजनरेशन कर सकते हैं, फ्रैगमेंटेशन कर सकते हैं। दे कैन परफॉर्म फ्रैगमेंटेशन, अपनी बॉडी को फ्रैगमेंट्स में तोड़ दिया, और फिर हर बॉडी इसका रीजनरेशन की पावर होती है। ठीक,
क्लियर है बच्चे? तो ये हो गए बच्चे आपके दो किस्म के रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हम वापस बच्चे एक चीज आपको मैं और बताऊंगा, इसके अंदर में एक और चीज बताऊंगा, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बताऊंगा। आपने अभी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर देखा, क्या देखा बच्चे? इसके अंदर में बॉडी स्प्लिट करके टू बन गए। बॉडी स्प्लिट करके क्या हो गई बच्चों? दो हो गई। ग्रोथ की डेफिनेशन क्या थी बच्चों? इट इज द इंक्रीज इन मास और नंबर ऑफ सेल। तो भैया यहां पे तो क्या हुआ? नंबर भी बढ़ा। अब आप बोलोगे सर ठीक है, इसको मैंने मान लिया रिप्रोडक्शन, तो ये ग्रोथ भी है, ये ग्रोथ भी है और रिप्रोडक्शन भी। हाँ बेटा, हाँ बच्चे आप सही कह रहे हो, ये ग्रोथ भी है और रिप्रोडक्शन भी। ग्रोथ में क्या था बच्चे? नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए थे। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स क्या हुए? बढ़े। इसके अंदर भी क्या है बच्चे? नंबर बढ़ा है। इसके अंदर भी क्या हुआ है बच्चे? नंबर बढ़ा है। तो बेसिकली अगर हम एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें, ग्रोथ इज ऑलवेज इक्वल्स टू रिप्रोडक्शन। ग्रोथ इज ऑलवेज इक्वल्स टू रिप्रोडक्शन। ग्रोथ जो है बच्चों एक सिनोनिमस टर्म है, ये एक सिनोनिम है बच्चे, ये एक सिनोनिम है बच्चे, मतलब एक ही वर्ड के पर्यायवाची, हिंदी में पर्यायवाची कहते हैं। ये एक सिनोनिमस वर्ड है बच्चे, या सिनोनिम है बच्चे। ये बेसिकली इसका सिनोनिम, इसका हम लिख देते हैं सिनोनिम है, इट इज अ सिनोनिम, इट इज अ सिनोनिम। ठीक है, इसके यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एक सिनोनिम की तरह यूज किया जाता है। ये एक सेम चीज है, सेम चीज बोली जाती है हमारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के लिए। तभी हमने एनसीईआरटी में भी बच्चे एक शब्द मेंशन कर रखा है, जो कि आपके नीट एग्जाम में आ चुका है। ये शब्द बच्चे आपके नीट एग्जाम में आ चुका है। उसमें साफ साफ चीज, एक चीज लिखी गई है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअल इंक्लूसिव इवेंट। ये एक म्यूचुअल इंक्लूसिव इवेंट होता है। क्या बच्चे? आपका ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या है बच्चे? एक इंक्लूसिव सेम इवेंट है। और वहीं अगर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करूं बच्चे, अगर मैं वहीं अपार्ट फ्रॉम दिस मैं एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करूं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर में बच्चे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सेम प्रोसेस नहीं होते। ठीक है, ये क्या है बच्चों? ये एक्सक्लूसिव इवेंट है। ग्रोथ इज नेवर इक्वल्स टू रिप्रोडक्शन। ये क्या है बच्चों? एक एक्सक्लूसिव इवेंट है। दोनों इवेंट क्या है बच्चे? अलग अलग इवेंट है। ये दोनों क्या है बच्चे? आपके अलग अलग इवेंट होते हैं। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं क्या रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं। क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं? तो बच्चे हमने डिफाइनिंग फीचर के अंदर में दो पॉइंट्स पढ़े थे। ठीक है, हमने क्या देखा था बच्चे? जो डिफाइनिंग फीचर है, द डिफाइनिंग फीचर हैज टू पर्टिकुलर पॉइंट्स। डिफाइनिंग फीचर के दो पर्टिकुलर पॉइंट्स देखे थे। ठीक है, वी हैव सीन टू पर्टिकुलर पॉइंट्स फॉर द डिफाइनिंग फीचर। पहला क्या है बच्चों? पहला पॉइंट क्या था? इट शुड बी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। पहला पॉइंट क्या कह रहा था बच्चों? इट शुड बी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। दूसरा पॉइंट क्या कहता है बच्चों? इट शुड बी एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। पहला पॉइंट क्या था बच्चों? प्रेजेंट इन ऑल, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। देखो बच्चों, रटना नहीं है, आपको फील करने हैं सब्जेक्ट को। आपको रटना नहीं है बच्चे, फील करो सब्जेक्ट, अपने आप आपको याद हो जाएगा। फील करोगे बच्चे, और अगर आप पूरा लेक्चर अच्छे तरीके से देख रहे हो तो आपको लेक्चर में ही सब कुछ याद हो जाएगा, तो परेशान नहीं होंगे। प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या था बच्चे? शुड बी एब्सेंट, इट शुड बी एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, in all non-living organism without any exception. ठीक है, it should be absent in all non-living organism without any exception, किसी exception के बिना। ठीक है, तो बच्चे एक बात बताओ, क्या मेरी ये शर्ट रिप्रोडक्शन करती है? करती होती तो क्या बात होती, एक शर्ट से दो शर्ट बन जाते। हाँ, करती होती तो क्या बात होती। ये पेन एक से दो बन जाता तो मजा नहीं आ जाता, कॉपी अपने आप एक से दो बन जाती तो मजा नहीं आ जाता, नहीं ना, मजा आ जाता कि नहीं? तो ये सच है, इट शुड बी एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। ये आपका पॉइंट फुलफिल होता है।
ये आपका पॉइंट क्या होता है बच्चे, आपका फुलफिल होता है। ठीक है, कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं शो करता। ठीक है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट शो रिप्रोडक्शन, तो ये पॉइंट फुलफिल हो गया। अब बच्चे आपके अंदर में इसके बारे में बात करता हूं, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, अब अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो भैया यहां पे एक एक्सेप्शन है। ठीक है, इसमें भैया ये पॉइंट फुलफिल नहीं होता। क्यों नहीं होता बेटा, क्यों नहीं होता? क्योंकि यहां पे बच्चों, यहां पे बच्चा बाटी, यहां पे एक एक्सेप्शन है। वी हैव अ पर्टिकुलर एक्सेप्शन प्रेजेंट ओवर हियर। एक्सेप्शन इज व्हाट, हनी बी इज नॉट गोइंग टू रिप्रोड्यूस। यस, ठीक है, हनी बी में बच्चे बेसिकली आपकी एक वर्कर बी होती है। वर्कर बी का काम क्या है बच्चों, बस आपकी हनी बी को मेंटेन करना, पराग को इकट्ठा करना, नेक्टर को कलेक्ट करके लाना और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, वर्कर बी कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं करती। पहला एक्सेप्शन क्या है बच्चे, आपका वर्कर हनी बी। वर्कर हनी बी इज नेवर गोइंग टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, पहला एक्सेप्शन क्या है बच्चे, वर्कर हनी बी। अब दूसरा एक्सेप्शन क्या है बच्चे, आपका ह्यूमन इनफर्टाइल कपल। ह्यूमन इनफर्टाइल कपल, दूसरा एक्सेप्शन है। ठीक है, सो देयर आर सर्टेन कपल्स। अगर मैं एक रीसेंट सर्वे के बारे में बात करूं तो आउट ऑफ आवर एंटायर पॉपुलेशन, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में अराउंड 20 to 30% लोग कंसीव नहीं कर पाते। ठीक है, ह्यूमन कपल्स कंसीव नहीं कर पाते, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस जाइगोट। ठीक है, कोई भी वजह हो सकती है कि स्पर्म के अंदर में इतनी मोटिलिटी रेट नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया इतने नहीं है ताकि वो उसका वो टेल बीट करने से वो आगे बढ़ सके। पहली वजह ये हो सकती है, या तो फिर क्या हो सकता है बच्चे, फेलोपियन ट्यूब में कोई कट हो, या क्या हो सकता है फेलोपियन ट्यूब में स्वेलिंग हो, या क्या हो सकता है देयर इज अ ब्लॉकेज ऑफ अ म्यूकस डाउन देयर। ठीक है, तो किसी भी वजह से, बहुत सारी वजह होती है बच्चे, जिसकी वजह से एक ह्यूमन क्या हो सकता है बच्चे, कपल कैसा हो सकता है बच्चे, इनफर्टाइल हो सकता है। तीसरा क्या है बच्चे, आपका म्यूल। द थर्ड वन इज म्यूल। ठीक है, म्यूल भी कैसा है बच्चे, आपका कैसा होता है, देयर इज अ एक्सेप्शन। म्यूल भी क्या करता है बच्चे, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, सो दैट्स व्हाई हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे बच्चों, ये जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन क्या है बच्चे, इट्स अ नॉन डिफाइनिंग फीचर। रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या है बच्चे, आपका एक नॉन डिफाइनिंग फीचर। इट इज अ नॉन डिफाइनिंग फीचर। ठीक है बच्चों, ये एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। जैसे कि आपका ग्रोथ भी कैसा था, इट्स अ नॉन डिफाइनिंग फीचर, सेम गोज विद द रिप्रोडक्शन, ये भी एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, इसके हम बेसिस पे डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं बच्चे आपके पांचवें पॉइंट पे। पांचवा पॉइंट क्या है, देखें इधर, पांचवा पॉइंट क्या बचता है बच्चे, आपका कॉन्शियसनेस। लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्शियसनेस नाउ। ठीक है, कॉन्शियसनेस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है, पता है, कॉन्शियसनेस एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। कॉन्शियसनेस का बेसिकली मतलब क्या हो गया, एबिलिटी टू सेंस। सिंपल एज दैट, एबिलिटी टू सेंस। सिंपल मतलब सेंस करने की एबिलिटी रखना। मतलब क्या है बच्चे, अब लेट्स सपोज एक तरीके से मैं आपको समझाता हूं। बेसिकली लेट्स सपोज आप क्या कर रहे हो, कहीं जा रहे हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, आपने क्या देखा, एक रोड पे कुत्ता सो रहा है। जो मैं कहने जा रहा हूं बच्चे, कभी फॉलो मत करना, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं, ये गलत बात है। ठीक है, कुत्ता सो रहा है। ठीक है, आपने क्या किया, एक पत्थर उठाया, एकदम टशन में एक पत्थर उठाया, एकदम पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है कि भाई मैं ही हूं अगला पबजी स्टार। उठाया पत्थर और फेंक के मारा कुत्ते के ऊपर। क्या होगा, क्या होगा, बेसिकली कुछ रिएक्शंस होंगे। कुत्ता क्या करेगा बच्चे, आपके पीछे भागते हुए आएगा, काटने के लिए दौड़ेगा, आप भागोगे, फिर तो आपकी लाइफ के मिल्खा सिंह बन जाओगे। इतनी तेज दौड़ाएगा वो कुत्ता कि आप रुक नहीं पाओगे। ठीक है, दूसरा क्या होगा बच्चे, कुत्ता डर के मारे भाग जाएगा वहां से। तीसरा क्या होगा, कुत्ता इतना आलसी है वहीं का वहीं लेटा रहे। ये बेसिकली 3 रिस्पॉन्स जनरेट हो गए। बेसिकली क्या हुआ बच्चे, ये 3 रिस्पॉन्स जनरेट हुए। ठीक है, दीज वर द 3 रिस्पॉन्स जनरेटेड। उसी तरीके से बच्चे कि ये जो आपने पत्थर फेंका, द स्टोन विच यू हैव थ्रोन, ये स्टोन क्या है बच्चे, एक स्टिमुलस की तरह काम कर रहा है। इट इज एक्टिंग लाइक अ स्टिमुलस, और वो एक रिएक्शन जनरेट कर रहा है, वो एक इंपल्स जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या हो रहा है बच्चों, ये क्या है बच्चों, रिस्पॉन्स होता है। रिस्पॉन्स
generated by stimulus. स्टिमुलस बेसिकली क्या हो गया बच्चों, ये एक इंटरनल एजेंट भी हो सकता है, एक्सटर्नल एजेंट भी हो सकता है। जैसे कि लेट्स सपोज अभी आप लेक्चर लग रहा है, लेक्चर देख रहे हो बच्चों और आपको लग रही है भूख, ये क्या है बच्चों, एक इंटरनल स्टिमुलस जल रहा है आपके, ये आपका इंटरनल स्टिमुलस है, ये सिर्फ आपके अंदर में हो रहा है, ठीक है। वो आपके अंदर की बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है, आपकी बॉडी बोल रही है अरे यार सर मजा आ गया, एकदम मगज में छा रहा है, सर क्या पढ़ा रहे हो, ये एक आपका इंटरनल रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, आपका माइंड सिग्नल भेज रहा है। आपका माइंड क्या कर रहा है बच्चों, सिग्नल भेज रहा है। उसी तरीके से बच्चे जब मैंने कुछ डॉग के ऊपर पत्थर फेंका, उस डॉग के ऊपर जब मैंने पत्थर फेंका तो डॉग के दिमाग के ऊपर क्या गया, एक रिस्पॉन्स गया। अब वो डॉग के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। कुछ लोग डॉग क्या कहते हैं, अपने आप आपके पीछे भागने शुरू कर देते हैं बिना किसी रीजन के, वो एक इंटरनल स्टिमुलस की वजह से हुआ, ठीक है। अब ये जो स्टिमुलस है बच्चे, ये स्टिमुलस दोनों तरीके का हो सकता है, इट कैन बी इंटरनल, द स्टिमुलस कैन बी बोथ इंटरनल, जैसे अर्ज ऑफ हंगर, अर्ज ऑफ हंगर इज अ इंटरनल स्टिमुलस, कोई बाहर से कोई फेंक के नहीं मार रहा है आपको, ठीक है। या तो फिर मैं अगर खाना दिखाऊं तो बात अलग है, इंटरनल या तो फिर एक्सटर्नल, ठीक है, ठीक है बच्चों, इंटरनल और एक्सटर्नल होता है। अब एक बात बताओ, हमने चलो अपने बारे में बात कर लिया, हमने अपने बारे में बात की, प्लांट के अंदर भी बच्चों, प्लांट ऑल्सो शो रिस्पॉन्स, प्लांट भी बच्चों ऑल्सो शोज रिस्पॉन्स। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। अब बेटा आप एक पेड़ के ऊपर पत्थर मार रहे हो, आपने क्या किया, पेड़ के ऊपर पत्थर मांगा, तो क्या वो पेड़ भागते हुए आपके पीछे आएगा, नहीं आएगा। तो आप बोल रहे हो क्या पेड़ के अंदर में कॉन्शियसनेस नहीं है, क्या पेड़ के अंदर में कॉन्शियसनेस नहीं है, क्या बच्चा पेड़ के अंदर में कॉन्शियसनेस है, लेकिन जो उसका जो स्टिमुलस है बच्चे वो बहुत ही अलग है। उसका जो स्टिमुलस है, मैंने क्या लिखा है, प्लांट शो रिस्पॉन्स, उनका जो रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, जो उनका जो स्टिमुलाई है बच्चों, वो कैसा हो सकता है बच्चे, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वो एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है, वो ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। प्लांट शो रिस्पॉन्स टुवर्ड्स क्या, एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, एनवायरमेंटल हो सकता है बच्चों, टेम्परेचर के बेसिस पे हो सकता है ये, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखो मैंगो का एक पर्टिकुलर सीजन है, मैंगो बच्चे आपको सिर्फ गर्मियों में मिलता है, क्यों, क्योंकि जो मैंगो को जो फ्रूटिंग चाहिए उसके लिए उसको क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर हीट चाहिए, एक पर्टिकुलर क्या चाहिए बच्चों, एक एनवायरनमेंट चाहिए कि भैया इसके अंदर में बहुत ज्यादा गर्मी पड़े, जितना ज्यादा गर्मी पड़ेगी उतना अच्छा आम मिलता है बच्चे आपको, उतना मीठा आम मिलता है आपको। अब वहीं देखो, क्या आपने कभी मटर उगते हुए देखा है गर्मियों में, नहीं, मटर सिर्फ सर्दियों में उगती। पी ऑलवेज ग्रो इन विंटर, क्योंकि एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, वो एक विंटर में करता है, क्यों, क्योंकि उसको जो एनवायरनमेंट चाहिए, उसको जो टेम्परेचर चाहिए वो कैसा चाहिए बेटा, ठंडा। कैसा चाहिए बच्चों, ठंडा। एक मैंगो को कैसा चाहिए बच्चों, मैंगो के ट्री को चाहिए एक गर्म एनवायरनमेंट, तभी वो क्या करता है बच्चों, रिस्पॉन्स शो करता है। ये जो बेटा प्लांट जो फ्लावरिंग दे रहा है वो भी बच्चे एक कॉन्शियसनेस का ही प्रतीक है, ठीक है, वो कॉन्शियसनेस का ही एक नतीजा है। जो फ्रूट दे रहा है वो कॉन्शियसनेस की वजह से है। एक और पॉइंट लिखूंगा बच्चे, ह्यूमंस आर द ओनली ऑर्गेनिज्म, हम लोग ह्यूमंस आर द only organism, humans are the only organism which shows self awareness. Humans are the only organism which shows self awareness. बच्चे ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, सेल्फ अवेयरनेस। देखो बच्चे, आपको पता है आप क्यों बैठे हो इस क्लास में, आपको पता है आप क्यों बैठे हो इस क्लास में, अगर नहीं पता है तो भैया ढूंढो, अपना मकसद ढूंढो।
आपको अगर डॉक्टर बनना है तो आप इस क्लास में बैठ के पूरी क्लास देख रहे होगे। अब तक आपने देखा है तो मतलब आपका एक दृढ़ निश्चय है। अब तक आपने देखा है तो आप जरूर कमेंट में बताएंगे, आप जरूर बताएंगे अब तक आपने देखा है कि नहीं। ये आपका क्या दिखा रहा है? डिटर्मिनेशन दिखा रहा है। ये दिखा रहा है जीत की ललकार कि भैया मुझे डॉक्टर बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। मेरे पास ये चैनल है, मैं अब देखो सर, अब मैं आपको दिखाऊंगा। अब भैया अब आप देखिएगा भैया, अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे होती है तैयारी। अब मैं पढ़ के दिखाऊंगा। ये है बच्चे आपकी सेल्फ अवेयरनेस। अब जो बच्चे पीयर प्रेशर की वजह से देखते हैं क्लास, जो बच्चे पीयर प्रेशर की मम्मी ने बोला, पापा ने बोला, भैया क्लास देख लो, नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। आपके कभी भी इस जहन में, आपके मगज में घुसेगा ही नहीं। अगर आप सोच के बैठे हो कि भैया मुझे पढ़ना है, मुझे समझना है कॉन्सेप्ट, आप समझोगे। अब वही बेटा मैं क्लास में, आप अपने साथ में डॉग को बैठाना, आपका जो टॉमी होगा, जो भी टॉमी, जो भी नाम रखा है उसको, टॉमी, चीकू, मिंकू, जो भी डॉग का नाम रखा है या कैट का नाम रखा है, ठीक है, मिया, सिया, टिया, जो भी कैट का नाम रखा है उसको साथ में रखना, उसको ये लेक्चर दिखाना। उसको 0% समझ में आएगा, वो भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं कि मैं इस लेक्चर का आगे चल के क्या आउटपुट है, आगे चल के इस लेक्चर का मैं करूंगा क्या। आपको पता है, आपको पता है कि इन टॉपिक्स में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है आपके नीट के एग्जाम में। यू नो दिस फैक्ट वेरी वेल, दैट्स व्हाई यू आर लिसनिंग दिस क्लास। अगर नहीं पता है तो बेटा अपना कैरियर गोल ओरिएंट करो, अपना कैरियर गोल ओरिएंट करो। हमें हमेशा अपनी अवेयरनेस देखनी, हमें अपने अराउंड देखना पड़ेगा। हमें क्या शो करना है बच्चे? सेल्फ अवेयरनेस शो करनी है कि हमें पता है क्या हो रहा है, हमें पता है कि हम ये लेक्चर क्यों देख रहे हैं, हमें पता है मैं इतनी देर देर तक क्यों पढ़ाई कर रहा हूं, हमें पता है, हमें पता है अपने बारे में। दिस इज व्हाट वी कॉल एज सेल्फ अवेयरनेस। हम अपने अच्छाई और अपनी बुराई खुद से सोच सकते हैं। जब आप अच्छा काम करते हो तो बहुत अच्छा फील होता है, जब आप बुरा काम करते हो तो आपको पता है, लोगों को पता ना हो लेकिन आपको पता है आपने गलत काम किया। आप कभी भी अगर आपसे कुछ चीज टूट गई, लेट्स सपोज आपके घर में क्या हुआ, आपके घर से कोई ग्लास टूट गया, आपसे कोई ग्लास टूट गया और आपने किसी को बताया नहीं और किसी को पता भी नहीं चला। कई बार होता है मम्मी लोग भूल जाती हैं, मैंने भी किया है, ठीक है। अब आपको पता है वो गिल्ट, आपके अंदर है वो गिल्ट। दिस इज व्हाट वी कॉल एज सेल्फ अवेयरनेस। अब आप अगली बार जो ग्लास उठाओगे बहुत संभाल के उठाओगे। अब एक टीचर या मम्मी पापा क्यों डांटते हैं? एक टीचर, एक मम्मी पापा आपको क्यों डांटते हैं? इसीलिए डांटते हैं ताकि आपके अंदर में वो जो सेल्फ अवेयरनेस की जो पॉइंट है वो उठ सके। वो सेल्फ अवेयरनेस का जो ज्वाला है वो फट के बाहर आ सके और आप टॉपर बन के निकलो। मैं बोल रहा हूं चलो टॉपर भी नहीं बन रहे तो बेटा आप डॉक्टर बनो, ठीक है, डॉक्टर बनो, आप बन सकते हो, ठीक है। सो ह्यूमंस आर द ओनली ऑर्गेनिज्म विच शोज सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। ह्यूमंस एक बहुत सेल्फ अवेयरनेस शो करते हैं। अब एक और बात बताऊं बच्चे, ये जो कॉन्शियसनेस है बच्चों सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेट चीज है, ठीक है। इट इज द मोस्ट, कॉन्शियसनेस इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टर्म। कॉन्शियसनेस क्या है बच्चों? इट इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टर्म। ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टर्म है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अवर न्यूरल सिस्टम। क्योंकि ये इंक्लूड करता है, ये बेसिकली क्या इंक्लूड कर रहा है बच्चे? अपना नर्वस सिस्टम को इंक्लूड कर रहा है। इट इज गोइंग टू इंक्लूड नर्वस सिस्टम। क्यों कॉम्प्लिकेटेड है? क्योंकि ये क्या करता है बच्चों? इंक्लूड्स अ नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये हमारे नर्वस सिस्टम को क्या करता है? इंक्लूड करता है। अब एक क्वेश्चन है बच्चे आपके एनसीईआरटी में, एक क्वेश्चन है बच्चे, इफ अ मैन इज लाइंग इन अ कोमा, विल ही बी कंसिडर्ड एज लिविंग और डेड? ये क्वेश्चन। इफ अ मैन इज लाइंग इन कोमा, विल ही बी considered as living or dead? इसका कोई श्योर शॉट श्योर कट आंसर नहीं है, इसका कोई श्योर शॉट श्योर कट आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बच्चे उसके अंदर में सारे प्रोसेस तो हो रहे हैं,
कोमा में हुआ तो लेकिन सांस तो ले रहा है, वो ब्रीथ कर रहा है, वो उसके पास सेलुलर स्ट्रक्चर है, उसके पास मेटाबॉलिज्म है, वो उसके पास सारे पॉइंट्स हैं, वो सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन वो कॉन्शियसनेस नहीं शो कर रहा। तो अगर हम इसका आंसर लिखेंगे तो हम बोलेंगे इट इज ही इज शोइंग all life process, he is showing all life process but not showing any consciousness। अगर इसने कॉन्शियसनेस शो कर दिया तब ये क्या हो जाएगा बच्चों, लिविंग हो जाएगा। अगर इसने कॉन्शियसनेस नहीं शो किया तो ये डेड हो जाएगा। ठीक है, सिंपल एज दैट। ठीक है, अगर इसने कॉन्शियसनेस आ गया तो ये लिविंग हो जाएगा, अगर नहीं आया तो ये डेड हो जाएगा। तो बच्चे अगर हम देखें हमने कौन कौन से पॉइंट्स पढ़े हैं, हमने अब तक कौन कौन से, अगर मैं एक क्विक रिवीजन लूं, अगर मैं यहां पे रिवाइज कराऊं आपको, अगर मैं यहां पे क्विक रिवीजन लूं, एक फटाक से का रिवीजन लूं बच्चों, एक क्विकली रिवीजन लूं, तो इसके अंदर में पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, सेलुलर स्ट्रक्चर। द फर्स्ट पॉइंट वी हैव स्टडीड व्हाट वाज द सेलुलर स्ट्रक्चर। अच्छा, अभी तो एक पॉइंट रह गया इसमें कि क्या ये डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं। यस बेटा, ये डिफाइनिंग फीचर है। पेन को मैं मार रहा हूं, मैंने पेन को क्या किया, मुक्का, ये देख रहे हो, मैंने पेन को मारा, पेन क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, चुप्पे पड़े रहेगा। अब मैं किसी बच्चे को मार रहा हूं, या लेट्स सपोज मैंने किसी XYZ ह्यूमन को मारा, मारना तो बहुत गलत बात है, ठीक है, वी शुड नॉट बी वायलेंट। लेट्स सपोज मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने झड़ दिया किसी को, तो वो क्या होगा, वो भी रिटर्न में मुझे मारेगा। या लेट्स सपोज मैंने किसी बच्चे को मार दिया, तो रात शाम को जाते टाइम मेरी कार का शीशा तोड़ दिया उस बच्चे ने, और अपने पूरे XYZ, पूरे कॉमर्स ग्रुप, पूरा बायोलॉजी ग्रुप इकट्ठा है, भैया मेरी तो कुटाई हो जाएगी, मेरी तो कुटाई हो जाएगी। अब मैं इस पेन को मार रहा हूं, लो मार रहा हूं, क्या अब ये पेन क्या इकट्ठा करेगा क्या बाकी पेन्स को, क्या पेन अपनी आर्मी लेके आएगा क्या। अब मूवी बनेगी फिर राइज ऑफ द पेन राइज ऑफ द हिप्स देखी होगी तो वहीं से कॉन्टेक्स्ट लिया मैंने, राइज ऑफ द पेन मूवी बन रही है। नहीं बेटा, इट्स नॉट पॉसिबल, पेन अपने गुंडे बदमाशों को नहीं लाएगा बेचारे, मैं आपको नहीं मार रहा, ठीक है। अगर मैं किसी ह्यूमन को मार रहा हूं, वो मुझे एक रिस्पॉन्स देगा, वो मुझे क्या देगा बच्चे, एक रिस्पॉन्स देगा। मैं उसी तरीके से शर्ट को मार रहा हूं, कुछ नहीं हुआ, शर्ट को खींच रहा हूं, कुछ नहीं हुआ, माइक को मार रहा हूं, कुछ नहीं हुआ। ये माइक अपने गुंडे इकट्ठा नहीं करके लाएगा, बोलेगा माइक की चांद, ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, टोक्यो रिवेंजर्स नहीं चलेगा, फिर टोक्यो रिवेंजर्स नहीं चलेगा, ठीक है, समझ रहे बच्चे। तो ये क्या है बच्चे, दैट्स व्हाई कॉन्शियसनेस को हम क्या बुलाते हैं, इट्स अ डिफाइनिंग फीचर। इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, इट्स अ डिफाइनिंग फीचर। ये एक क्या है बच्चे, आपका डिफाइनिंग फीचर होता है, सिंपल एज दैट। ये क्या है बच्चे, आपका डिफाइनिंग फीचर है। तो आपको हमने क्या पढ़ाया अब तक, सेलुलर स्ट्रक्चर। दूसरा क्या पढ़ाया बच्चे, फर्स्ट पॉइंट वाज सेलुलर स्ट्रक्चर, सेकेंड पॉइंट वाज मेटाबॉलिज्म, सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चे, मेटाबॉलिज्म। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चे आपका, मेटाबॉलिज्म के बाद क्या आता है, ग्रोथ आता है। फोर्थ पॉइंट क्या आता है बच्चे आपका, रिप्रोडक्शन आता है। फिफ्थ पॉइंट क्या आता है बच्चे आपका, मेटाबॉलिज्म आता है, वो सॉरी कॉन्शियसनेस आता है। फिफ्थ पॉइंट क्या है बच्चे आपका, कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। अब अगर मैं देखूं बच्चे डिफाइनिंग कौन कौन से पॉइंट है, तो बच्चे ये आपका सेलुलर स्ट्रक्चर क्या था, एक डिफाइनिंग फीचर निकला। सेलुलर स्ट्रक्चर क्या निकला बच्चे आपका, एक डिफाइनिंग फीचर निकला, ठीक है। सेलुलर स्ट्रक्चर एक आपका डिफाइनिंग फीचर, DF स्टैंड्स फॉर डिफाइनिंग फीचर। मेटाबॉलिज्म क्या है बच्चे, एक डिफाइनिंग फीचर है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ग्रोथ क्या है बच्चे आपका, एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है, इट्स अ नॉन डिफाइनिंग फीचर। बच्चे मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, आप नहीं लिखेंगे, मैं शॉर्टकट्स लिख रहा हूं, आप नहीं लिखेंगे, पूरा पूरा नाम लिखेंगे। रिप्रोडक्शन क्या है बच्चे आपका, एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है, ये भी बच्चे आपका एक नॉन डिफाइनिंग फीचर होता है। और वहीं पे कॉन्शियसनेस भी क्या है बच्चे आपका, एक डिफाइनिंग फीचर है। सो हाउ मेनी डिफाइनिंग फीचर्स आर मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में 3 डिफाइनिंग फीचर्स मेंशन कर रखे हैं, कौन कौन से, सेलुलर स्ट्रक्चर, बताओगे भैया, सेलुलर स्ट्रक्चर, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। मजा आया कि नहीं, समझ में आया क्या बच्चों के।
मगज में छाया कि नहीं। ठीक है, तो ये थे बच्चे आपके 5 कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट। ठीक है, अब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा बच्चे, इसके अंदर में एक और टॉपिक, छोटा सा टॉपिक में शुरुआत कराऊंगा, वो होता है बच्चे आपका डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, आपके जो लिविंग है, आपके सराउंडिंग में कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। भैया अगर अभी आप उठ के देखोगे, आपके कॉलोनी में ही कितने सारे डॉग्स घूम रहे होंगे, कितने सारे स्ट्रे डॉग्स घूमते, कितने सारे पेट डॉग्स घूमते, कितनी सारी स्ट्रे कैट्स घूमती, कितनी सारी स्ट्रे वो आपके पेट एनिमल्स होते। तो सोचो कितने ज्यादा ऑर्गेनिज्म। आपके क्लास 12th में एनसीईआरटी में एक शब्द लिखा हुआ है, व्हेनेवर एन एलियन इज गोइंग टू विजिट आवर प्लैनेट अर्थ। किया होगा इंशाल्लाह, उन्होंने व्हेनेवर वर्ड यूज किया है, मुझे तो लगता है किया होगा कभी। ठीक है, व्हेनेवर एन एलियन इज गोइंग टू विजिट इन आवर क्या कहते हैं प्लैनेट अर्थ, ही और शी जो भी हो भैया, जेंडर डिफाइन नहीं करेंगे, ही विल बी एस्टोनिश्ड टू सी द डाइवर्सिटी अराउंड अस। वो एकदम भौचक्का हो जाएगा हमारे अराउंडिंग सराउंडिंग में देख के, अरे भैया इतने तरीके के प्लांट्स हैं, इतने तरीके के बीटल्स हैं, इतने तरीके के एंट्स हैं, इतने तरीके के इंसेक्ट्स हैं बच्चे, वो एस्टोनिश्ड हो जाएगा। ठीक है, सो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इट इज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट इज द, और यह कह सकते हैं बच्चों ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग अस। डाइवर्सिटी में हम बेसिकली किसके बारे में बात करें यहां पे, ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग अस। ठीक है, हमारे सराउंडिंग में कितने ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग अस। देखो बच्चे, जो मैं नोट्स बना रहा हूं, आपको इंग्लिश के वर्ड्स अपने से यूज कर लेना, इज, द, दैट, ये सब कुछ अपने से यूज कर लेना। ठीक है, मैं इस तरीके से पढ़ाता हूं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग अस, कितने ऑर्गेनिज्म रहते हैं। टिल नाउ 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज बोली गई है। ठीक है बच्चे, ये एनसीईआरटी का डेटा है, ये रीसेंट डेटा नहीं है, आपको यही डेटा याद करना है। आप चाहे किसी भी मैगजीन में, चाहे डिस्कवरी चैनल पे, चाहे आप जो पढ़ लो, आप डिस्कवरी चैनल पे जो पढ़ लो, आप नेट जियो चैनल पे जो देख लो, चाहे आपको कोई भी कह दे, आपको एनसीईआरटी का डेटा फॉलो करना है, सिंपल एज दैट। आपको बच्चे और किसी भी डेटा पे नहीं जाना है, यू जस्ट हैव टू फोकस ओनली ऑन वन थिंग, दैट इज एनसीईआरटी। सो एनसीईआरटी के मुताबिक टिल नाउ वी हैव 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज। कितनी है बच्चे, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर्ड, टिल नाउ डिस्कवर्ड। 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज has been till now discovered। अब तक सिर्फ 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर की गई, जिसमें से 1.25 मिलियन स्पीशीज किसकी है बच्चे, 1.25 मिलियन स्पीशीज इज ऑफ प्लांट्स, जिसमें से बच्चे 1.25 मिलियन स्पीशीज आपकी एनिमल्स की हैं। इसमें से 1.25 मिलियन स्पीशीज किसकी हैं बच्चे, आपकी एनिमल्स की हैं। और बच्चे इसमें से 0.55 मिलियन स्पीशीज, सोच सकते हो कितना ज्यादा है, इससे ज्यादा ही होगा मेरे हिसाब से, 1.7 to 1.8 नहीं होगा, बहुत ज्यादा होगा, इससे बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि अभी भी हम लोग बच्चे ग्रेट डेप्थ ऑफ ओशियंस में नहीं गए, अभी भी बहुत सारे फॉरेस्ट के एकदम मिडिल पार्ट पे हम लोग नहीं गए। ठीक है, जैसे कि एक अभी मैं रीसेंट आपको एक कहानी सुनाता हूं। रीसेंट में क्या हुआ था बच्चे, आजादी से पहले जब हमारे इंडिया में अंग्रेज रहते थे, तब उन्होंने एक फ्रॉग देखा था, आसाम साइड में एक फ्रॉग देखा था, बस एक बार देखा उन्होंने। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी एक्सपेडिशन की, बहुत सारे लोग गए, बहुत सारे नेचुरलिस्ट आए, बहुत सारे बॉटनी जोलॉजिस्ट आए और ढूंढने की कोशिश की, उनको नहीं मिला। अब रिसेंट पे कोविड के टाइम पे वापस वो फ्रॉग दिखा उनको, वापस, मतलब सोचो कुछ अराउंड 80 साल बाद वो फ्रॉग दिखा। सोचो ऐसे कितने सारे स्पीशीज छुपे बैठे हुए, कितने सारे स्पीशीज अभी हमें खोजने बाकी है। ठीक है, तो 0.55 मिलियन स्पीशीज किसके बच्चे, आपके प्लांट्स के। ठीक है, अब इसमें बच्चे मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, ये बच्चे ये वाला क्वेश्चन आ चुका है जो मैं अब लिखने जा रहा हूं बच्चे, जो क्लाउड में लिखूंगा, ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है।
द मैक्सिमम, क्यों? क्योंकि ये बच्चे ये पार्ट, ये जो डाइवर्सिटी वाला पार्ट है बच्चे, ये आपके क्लास 12th के एक चैप्टर में भी है। ये एग्जैक्टली ये क्लास 12th के चैप्टर में भी है, ठीक है। और ये इसीलिए नीट में ये पार्ट ये इधर भी लिखा जाता है और उधर भी लिखा जाता है। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कौन शो करता है बच्चे? आपका इंसेक्ट्स। मैक्सिमम कौन है? सबसे ज्यादा, हमारे से भी ज्यादा इंसेक्ट्स हैं बच्चे। मच्छर, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स, जिससे बहुत लोग डरते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स, मैक्सिमम स्पीशीज, मैक्सिमम नंबर किसके हैं बच्चे? इंसेक्ट्स के प्रेजेंट है। और वहीं अगर मैं प्लांट्स के बारे में बात करूं, प्लांट्स में मैक्सिमम कौन है? आपके एंजियोस्पर्म में, दैट इज अवर फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, दैट इज ऑफ एंजियोस्पर्म। वो कौन से बच्चे? आपके फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, दैट्स अवर फ्लावरिंग पॉइंट्स। मैक्सिमम नंबर किसका है बच्चे? आपका फ्लावरिंग पॉइंट्स का। तो बच्चे इतने सारे ऑर्गेनिज्म को टू स्टडी ईच एंड ऑर्गेनिज्म इज नॉट पॉसिबल। टू स्टडी ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, टू स्टडी ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज नॉट पॉसिबल। सारे ऑर्गेनिज्म को पढ़ना, स्टडी करना बहुत मुश्किल है। मतलब अगर मैं बोल दूं जाओ अभी और जाके सारी घासें कैलकुलेट करो, जाके पार्क की सारी घासें कैलकुलेट करो, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इट्स नॉट पॉसिबल। टू स्टडी ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज नॉट पॉसिबल। ये किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वी कैन नॉट स्टडी ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, वी कैन नॉट स्टडी ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। टू स्टडी ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज नॉट पॉसिबल। टू मेक स्टडी इजियर एंड पॉसिबल, to make study easier and possible, to make study easier and possible, हमने क्या इंट्रोड्यूस किया? We have introduced classification। हमने क्या इंट्रोड्यूस किया बच्चे? क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया। टू मेक स्टडी इजियर एंड पॉसिबल, इस स्टडी को इजियर बनाने के लिए, इस स्टडी को समझने के लिए, ताकि सब कुछ अच्छे से हो सके, ठीक है, सब कुछ अच्छे से हो सके, हमने क्या किया बच्चे? हमने क्या किया? एक क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया। वी हैव इंट्रोड्यूस्ड क्लासिफिकेशन। तो बच्चे क्लासिफिकेशन है क्या? और एक बात बताऊं, आप सबको क्लासिफिकेशन पता है, आप सब लोग डेफिनेशन जानते हो, चाहे आप बायोलॉजी के हो, कॉमर्स के हो, मैथ्स के हो, चाहे आप जिस भी बोर्ड के हो, कहीं के भी हो, आप सबको क्लासिफिकेशन पता है। कैसे मैं आपको समझाता हूं, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज ये क्या है बच्चे? आपका एक स्कूल का ग्राउंड है। ये क्या है बच्चे? एक स्कूल का ग्राउंड है। तो इस स्कूल के ग्राउंड में क्या होता है बच्चे? आपका असेंबली लगती है, रोज सुबह मॉर्निंग असेंबली लगती है। तुम्हें माता चोचा पता है, पिता तुम्हें, ठीक है, आपकी पूरी असेंबली चलती है, ठीक है। वहां पे आपका नेशनल एंथम, आपका प्लेज, ठीक है, ऑल इंडिया, ऑल क्या था? ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड देयर सिस्टर लगाते थे उस टाइम में, मैं भी लगाता था, ये बात है, ठीक है, एंड देयर सिस्टर्स, ठीक है। तो पूरा हम लोग का ये चलता था आपका, ठीक है, आपके भी इसमें भी चलता होगा। तो बेसिकली क्या होता है बच्चे? यहाँ पे आपकी क्या होती है? क्लास 9th की रो है, क्लास 10th की रो है, क्लास 11th की रो है, क्लास 12th की रो है। क्या कभी पॉसिबल हुआ है 9th क्लास का स्टूडेंट 12th क्लास की रो में खड़ा हो? या एक बात बताओ, कोई भी एक ऐसा ऑडियंस है क्या जो 3rd क्लास का हो? यहाँ पे 3rd या 4th क्लास में पढ़ता हो, 4th या 5th क्लास में पढ़ता हो? नहीं ना। हमने क्या किया है बच्चे? अपने स्कूल के अंदर में हमने क्या किया? क्लासिफिकेशन किया। देयर इज अ स्पेसिफिक रो फॉर क्लास 9th, देयर इज अ स्पेसिफिक रो फॉर क्लास 10th, देयर इज अ स्पेसिफिक रो फॉर क्लास 11th, देयर इज अ स्पेसिफिक रो फॉर क्लास 12th। हर क्लास का क्या है बच्चे? हर क्लास का, ये 9th क्लास का रो, 10th क्लास का रो, 11th क्लास का रो एंड 12th क्लास का रो है। हर क्लास का एक स्पेसिफिक क्या है? रो है। और हर रो में क्या है बच्चों? मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल खड़े होते हैं। हर जगह में क्या है बच्चों? एक स्पेसिफिक तरीके से क्या है? मेल एंड फीमेल हमेशा खड़े होते हैं, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि ये मेल उठ के चला आया फीमेल में, फीमेल उठ के चले गई फीमेल मेल वाले रो में। नहीं होता है क्या ऐसा? नहीं ना। हमेशा क्या है बच्चे? लेट्स सपोज यहां पे ये एक रो है, 9th क्लास का बच्चा हमेशा 9th में रहेगा, ये कभी भी उठ के 12th की रो में नहीं जाता। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया? एक 9th क्लास की रो क्लास इसी तरीके से बनाई, क्योंकि ये सारे बच्चे 9th क्लास में पढ़ते हैं, इन सब का एज ग्रुप सेम है, ये सब लोग सेम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। यही चीज और प्लस, कभी आपने ये हुआ है क्या कि एक लंबा सा लड़का फ्रंट पे आके खड़ा है और एक छोटू सा लड़का बैक पे खड़ा है? नहीं ना।
मैं हाइट वाइज डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा, बट एक तो ट्रुथ है, अगर मैं खुद अपनी बताऊं, मैं खुद यार आगे खड़ा होता था यार स्कूल में, मैं खुद आगे खड़ा होता था, लेकिन 10th क्लास तक ये बहुत कॉमिक सीन है, ठीक है। मैं क्लास 1st to 5th तक मैं बहुत छोटू सा हाइट में था, बहुत छोटा हाइट में था, पता है, बहुत हाइट कम थी मेरी, ठीक है। इनफैक्ट 10th तक मेरी हाइट कम थी, मतलब असेंबली ग्राउंड पे ये सबसे छोटा लड़का खड़ा होता था, उसके बाद मैं खड़ा होता था। सोचो कितनी कम हाइट थी मेरी, कितनी कम हाइट थी। लेकिन जब तक क्लास 12th चालू हुई, मैं लास्ट में खड़ा होने लग गया था, लास्ट में खड़ा होने लग गया। क्यों? क्योंकि आई वाज प्लेइंग बास्केटबॉल। अब आप पूछोगे सर कैसे कैसे, सर हमें भी हाइट बढ़ानी है, सर 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 फॉर्मूला बताओ, सर हाइट बढ़ाने का फॉर्मूला बता दो, सर हमें भी हाइट बढ़ानी। बेटा हाइट घर में बैठने से नहीं बढ़ती, आपको थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती है, आपको थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती है। आई एम गुड इन स्पोर्ट्स, ठीक है, ठीक है, मैं स्पोर्ट्स खेलता हूं, ठीक है। तो बेसिकली मैं उस टाइम पे बास्केटबॉल बहुत खेलने लग गया था, ठीक है। हमारे स्कूल में नया नया बास्केटबॉल का कोर्ट बना था, तो एकदम जोश चढ़ गया था, तो हम सब लोग बास्केटबॉल पे बहुत जाते थे, ठीक है। हम बास्केटबॉल पे टूट पड़ते थे एकदम, बास्केटबॉल दिखते ही एकदम पागलों की तरह ड्रिबलिंग शुरू, उछल उछल के मारना शुरू, क्योंकि जब आप जंप कर रहे हो तो आपकी हाइट, आपके लिगामेंट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। उस टाइम पे मैंने अपनी हाइट बढ़ा दी थी, 2 साल के अंदर मेरी बहुत ज्यादा हाइट बढ़ गई थी, ठीक है। तो ये होता है, ये सबके उम्र में होता है। जो जो बच्चे की हाइट कम है, तो मैं उन सबको बोलूंगा बेटा अगर आपके पास एज है तो हाइट बढ़ जाएगी, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी मतलब कोई स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर दो, ठीक है, जिसके अंदर में ज्यादा रनिंग हो, ज्यादा जंपिंग हो, ठीक है, उस वाले स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ जाओ, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं बच्चे, इसकी डेफिनेशन बताते हैं। इट इज, इसमें बेसिकली क्या है बच्चे, इसमें बेसिकली क्या है, इसमें आते ही डेफिनेशन, अरेंजिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, अरेंजिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, अरेंजिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म into groups and subgroups, arranging of organism into groups and subgroups on the basis of similarity and dissimilarity, on the basis of similarity, on the basis of similarity or dissimilarity, on the basis of similarity and or dissimilarity, सिमिलैरिटी की बेसिस पे या डिसिमिलैरिटी की बेसिस पे, and placing them in an hierarchy, and placing them in an hierarchy. इसको हम क्या बुलाते हैं? क्लासिफिकेशन। इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों? क्लासिफिकेशन बुलाते हैं। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? अरेंजिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम क्या कर रहे हैं बच्चों? ऑर्गेनिज्म को अरेंज कर रहे हैं ऑन इनटू ग्रुप्स। ग्रुप्स बोले तो 9th क्लास का ग्रुप, और सब ग्रुप्स बोले तो 9th में भी क्या है, गर्ल्स का रो है और एक बॉयज का रो। भाई मेरी उम्र में तो यही हुआ था कि देयर इज अ स्पेसिफिक गर्ल्स रो, देयर इज अ स्पेसिफिक बॉय रो, और उस टाइम पे तो हम लोग बहुत ज्यादा ओ माय गॉड इसने ना लड़की से बात कर ली। हमारे टाइम पे ये चलता था, बहुत ज्यादा ये चलता था, क्या कैसे यार लड़की से बात करा तो हमसे हमारा दोस्त नहीं रहा आपसे, ये होता था भाई हमारे टाइम पे होता था। अब तो अलग चीज हो गया, अब तो क्लास 6 या 7th क्लास के बच्चों के साथ भी अब क्या बताएं, ठीक है, वो लोग भी एकदम मस्त हाथों में हाथ डाल के घूमते हैं, वो बात अलग चीज है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है बच्चे, हमारे टाइम पे अलग चीज है, वही उसी लिए मैंने किया है। अभी भी मेरे ख्याल से स्कूल में यही होता है, बॉयज की सेपरेट रो बनती है असेंबली के टाइम पे, गर्ल्स की एक सेपरेट रो बनती है, और उसको हम सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के, सिमिलैरिटी क्या है, सबसे पहली बात सारे के सारे बॉयज है, डिसिमिलैरिटी क्या है, एक तरफ बॉयज है एक तरफ गर्ल्स है, एंड प्लेस करते हैं हायरार्की, मतलब सबसे छोटा वाले आगे, फिर थोड़ा लंबा, फिर थोड़ा लंबा, फिर थोड़ा लंबा, इस तरीके से ये खिंचता 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 चला जाता है। इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चे? क्लासिफिकेशन। बहुत बेसिक एंड बेस्ट डेफिनेशन बच्चों, एग्जैक्टली बेसिक डेफिनेशन है, मस्त सी डेफिनेशन है। अब इसी के अंदर में हम एक और चीज जानेंगे बच्चे, टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी तो बेटा टेक्सोनॉमी एक ग्रीक वर्ड है, 2 ग्रीक वर्ड से जुड़ के बना है, टेक्सॉन एंड नॉमी, ठीक है। टेक्सॉन एंड नॉमी, टेक्सॉन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट, एंड नॉमी क्या है बच्चों? प्रिंसिपल। टेक्सॉन का मतलब क्या? अरेंजमेंट, और नॉमी का मतलब क्या? प्रिंसिपल। तो इससे डेफिनेशन क्या बनती है बच्चे? इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस। टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन क्या है बच्चों? इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस। टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन क्या है बच्चे? इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस, it's a branch of science which deals with principle and procedure of classification.
PLE वाला प्रिंसिपल, which deals with principle and procedure of classification. It's a branch of science which deals with the principle and procedure of classification. ये क्या है बच्चों? एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि क्या कर रहा है बच्चों? डील करता है किससे? प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन. इसी को हम क्या बुलाते हैं बच्चों? टेक्सोनॉमी. ठीक है, दो वर्ड से बना है, टेक्सॉन एंड नॉमी. टेक्सॉन क्या हो गया बच्चे? आपका अरेंजमेंट. नॉमी क्या हो गया बच्चे? प्रिंसिपल. ठीक है, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the principle and procedure of classification. ठीक है. Now the father of taxonomy, पहली बात ये टर्म किसने दिया था? द टर्म टेक्सोनॉमी वाज गिवन बाय एपीडी कैंडोल. टर्म्ड बाय किसने टर्म दिया था बच्चों? दिस वाज टर्म्ड बाय एपीडी कैंडोल. ये टर्म दिया था किसने बच्चों? एपीडी कैंडोल ने दिया था. द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फादर कौन है बच्चों? The father of taxonomy is Carolus Linnaeus. बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इस चैप्टर में. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम्स में से एक है ये हैं बच्चे आपके Carolus Linnaeus. ठीक है, ये हैं बच्चे आपके Carolus Linnaeus. ठीक है, तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज व्हाट? हु इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी? Carolus Linnaeus है बच्चे आपके फादर ऑफ टेक्सोनॉमी. और इंडियन फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है बच्चे? इंडियन फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, इंडियन फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है बच्चों? सेंटा पाउ. द इंडियन फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज व्हाट? सेंटा पाउ. ठीक है, सेंटा पाउ नाम है भैया. इनको पाउ बहुत पसंद रहा होगा. ठीक है, इंडियन फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है बच्चों? सेंटा पाउ है. ठीक है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? कार्लस लीनियस है. टर्म किसने दिया था बच्चों? एपीडी कैंडोल ने ये टर्म दिया था. ठीक है, द टर्म वाज गिवन बाय एपीडी कैंडोल. ठीक है बच्चों, तो ये है बच्चे आपकी बेसिक डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन एंड टेक्सोनॉमी. क्लियर है कि नहीं सभी बच्चों को? क्लियर है ये पॉइंट? ये दो पॉइंट आपको क्लियर है? क्लासिफिकेशन एंड टेक्सोनॉमी के ये दो बेसिक डेफिनेशन है. ठीक है, आगे बच्चे अगर मैं आगे बढ़ूं तो चार बेसिक एलिमेंट्स बताऊंगा आपको टेक्सोनॉमी के. ठीक है, 4 बेसिक एलिमेंट्स है बच्चे आपके टेक्सोनॉमी के. 4 basic elements of taxonomy. पहला एलिमेंट क्या है बच्चे? आपका कैरेक्टराइजेशन. द फर्स्ट एलिमेंट इज कैरेक्टराइजेशन. कैरेक्टराइजेशन में बेसिकली क्या हुआ? लेट्स सपोज आप क्या हो? एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हो. आप क्या हो? लेट्स सपोज साइंटिस्ट हो या कोई कहीं पे आप घूमने चले गए. अब आप घूमते घूमते पहाड़ों पे घूम रहे, टड़ा पहाड़ों पे घूमते जा रहे हो. एकदम से आपने क्या देखा? एक नया जानवर या एक नया पौधा या एक नया बग देख लिया. आप हैरान हो गए, भैया मैंने कभी ऐसा बग नहीं देखा. अरे सर ये क्या है? मैंने कभी ऐसा हिरन नहीं देखा. आप एकदम हैरान हो गए. आपने क्या किया? उसको पकड़ के लाया, उस पौधे को लेके आए. आपने क्या किया बच्चे? उसका कैरेक्टराइजेशन किया. जैसे कि आपको क्या हुआ? लेट्स सपोज आपको ये क्या मिला बच्चे? आपको ये मिला मार्कर. आपको एकदम से रास्ते में पड़ा हुआ मार्कर मिला. आपने कभी मार्कर नहीं देखा. आप क्या करोगे? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करोगे. अच्छा यहाँ पे एक कैप लगा है. अच्छा यहाँ पे लग्जर लिखा है. यहाँ पे व्हाइट बोर्ड मार्कर पेन लिखा है. अच्छा यहाँ पे बुलेट टिप लिखा है. अच्छा इसके अंदर की इंक क्या है? ब्लैक कलर की. आप क्या करोगे बच्चों? कैरेक्टराइजेशन करोगे. आप उसको पूरे तरीके से अच्छे से जांच पड़ताल करोगे. ठीक है, इसको आप क्या करोगे बच्चों? इसका आप मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी चेक करोगे. इसका मॉर्फोलॉजी और थोड़ा बहुत एनाटॉमी का स्ट्रक्चर देखो. ठीक है, मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से चेक करोगे, एनाटॉमी मतलब अंदर से इसका चेक करोगे, इसके कैसे कैसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. ठीक है, फिर क्या करोगे? उसको आप घर पे लेके आओगे. सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या किया आपने? जॉट डाउन कर दिए. ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जॉट डाउन कर दिए. आपने क्या किया? कंप्यूटर में डाला. और फिर क्या किया बच्चों? आइडेंटिफिकेशन किया. आपने क्या किया? आइडेंटिफिकेशन किया. आपने क्या किया बच्चों? आइडेंटिफिकेशन किया. आइडेंटिफिकेशन क्या मतलब हुआ? आपके पास क्या है बच्चे? आपने एक सिस्टम पे काम कर रहे हो. सिस्टम में क्या है बच्चों? कई सारे क्या है? पेन है. तो लेट अस सपोज मेरे पास क्या है? ये पेन्स है. 1 2 3 पेन. मैंने क्या किया? अपने जितने भी पेन्स हैं उनके साथ क्या किया बच्चे? इसका कंपैरिजन किया. अपने जितने भी पेन्स हैं उनके साथ क्या किया? कंपैरिजन किया. ठीक है, कंपैरिजन विद एग्जिस्टिंग ग्रुप्स.
हमने क्या किया बच्चों, कंपैरिजन विथ एग्जिस्टिंग ग्रुप किया। जितने भी ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं उन सब के साथ क्या किया बच्चे, कंपैरिजन शुरू कर दिया। अच्छा, लेट्स सपोज आपके पास ग्रुप्स कौन से हैं, ए बी सी। अब आपने एक जो पेन ढूंढा उसका नाम क्या दिया बच्चे, पेन है। अब आपने इस पेन को पहले इस ए ग्रुप के साथ मैच करवाया सिस्टम के थ्रू, स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम के थ्रू, आपने मीन मीडियम मोड लगता है बच्चे, प्रोग्राम के थ्रू आपने रन कराया, आपने मैचिंग नहीं पाई। फिर आपने बी के साथ मैच किया, मैचिंग नहीं मिली। फिर आपने सी के साथ मैच किया। तो अगर ये मैच कर गया तो हम क्या करेंगे बच्चों, उसी ग्रुप में बोल देंगे अरे यार डिस्कवरी नहीं हुई। अगर मैच कर गया तो आपके पास एक नया, अगर मैच नहीं किया, अगर आपने मैच नहीं किया तो एक नया प्लांट, एक नया खोज कर दी। यूरेका यूरेका चिल्लाना, फिर तो भैया यूरेका यूरेका चिल्लाना, फिर तो ऑर्गेनिज्म अपने नाम पे रख देना, ठीक है। शर्मा प्लांट ठीक है, शर्मा प्लांट, मिश्रा प्लांट, ठीक है, जो भी आपको रखना है उसको रख सकते हो, मिश्रा हिरन, ठीक है, जो आप रखना चाहो। तो आपने क्या किया, कंपैरिजन विद एग्जिस्टिंग ग्रुप, सारे के सारे ग्रुप्स के साथ कंपेयर किया। फिर क्या किया बच्चे, आपने क्लासिफिकेशन किया। फिर क्लासिफिकेशन किया बच्चे, क्लासिफिकेशन में बेसिकली क्या कर रहे हैं, इफ सिमिलर, अगर सिमिलर मिला, if similar placed in same group, if dissimilar, new group is created। एक नया ग्रुप बना दिया। अगर सिमिलर है तो नया सेम ग्रुप में रखा, अगर सिमिलर है तो सेम ग्रुप में रखा, अगर डिसिमिलर है तो एक नया नाम, एक नया ग्रुप कर देंगे। और वहीं पे आपका चौथा पॉइंट आ जाएगा क्या, आपका नोमेनक्लेचर। फोर्थ पॉइंट आ जाता है इसके अंदर में नोमेनक्लेचर। ये आपके एनसीईआरटी में भी है बच्चे, एनसीईआरटी में उसको समझाया नहीं है, बस पॉइंट लिख दिया है, ठीक है। नोमेनक्लेचर में बेसिकली क्या किया, इफ सेम देन, अगर सेम निकला, अगर सिमिलर निकला, देन ऑलरेडी गिवन नेम विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है। जो भी इफ सिमिलर, या हम बोल सकते हैं, शुरुआत से करते हैं, इफ डिसिमिलर न्यू नेम इज गिवन। अगर डिसिमिलर है, इफ डिसिमिलर न्यू नेम इज गिवन। अगर डिसिमिलर है तो न्यू नेम इज गिवन, इफ सिमिलर सेम नेम, इफ सिमिलर then same name, ठीक है। अगर डिसिमिलर है तो नया नाम दिया जाएगा, अगर सिमिलर है तो वही नहीं। मैं फिर से समझाता हूं बच्चे, हुआ क्या। अब आपने क्या किया, पहाड़ पे गए तो आपने क्या किया, एक नया पौधा देखा, आपने क्या किया, उसके सारा मॉर्फोलॉजी बाहरी तरीके से देखा, उसको खोल के चेक किया, उसके फाड़ फोड़ के देखा ये कैसा है, कैरेक्टराइजेशन किया, जैसे आपने पेन को कैरेक्टराइज किया। फिर क्या किया, आइडेंटिफिकेशन किया। आप एक साइंटिस्ट हो, आपके पास सॉफ्टवेयर है, आपने क्या किया, पूरा डेटा कंप्यूटर में डाला और कंप्यूटर में स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम रन किया। जब आपने प्रोग्राम रन किया तो आपने क्या देखेंगे बच्चों, आपके जितने भी ग्रुप्स हैं उसके साथ मैचिंग करेंगे। इफ सिमिलर, अगर सिमिलर निकला तो हम इसको सेम ग्रुप में रख देंगे। अगर नया हो गया तो आप एक नया ग्रुप बना दोगे, तो इसको हम क्लासिफिकेशन बुलाते हैं। कंपैरिजन को हम क्या बुलाते हैं, आइडेंटिफिकेशन। फिर अगर नया ग्रुप बनेगा तो भैया आपको नया नाम भी देना पड़ेगा, तो उसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, नोमेनक्लेचर बुलाते हैं। क्लियर है, उसको हम क्या बुलाएंगे बच्चों, दैट विल बी कॉल्ड एज नोमेनक्लेचर, ठीक है। आगे बच्चे इस चैप्टर के अंदर में बहुत कुछ बचा है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। आगे इस चैप्टर में बहुत कुछ है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 2 भी आएगा, जैसे केजीएफ का पार्ट्स आए थे ना, मूवी के पार्ट्स आते हैं, तो इसका लेक्चर नंबर 2 भी आएगा। अभी हम क्या करेंगे, एक सेट ऑफ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये आपके सामने, फटाफट से देखते हैं बच्चों क्वेश्चन को। विच टू ऑफ द गिवन बिलो गिवन पॉइंट्स आर नोन एज द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। फटाफट से बच्चों वीडियो रोक के आंसर करेंगे। इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या सेलुलर डिफरेंस। फटाफट से, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ कौन सी। ग्रोथ लिखा है बच्चे, याद रखिएगा, ग्रोथ लिखा है। और मैंने ग्रोथ की आपको डेफिनेशन बनाई थी, क्या था बच्चों, इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ सेल। तो सिंपल है बच्चे, ये तो काफी ज्यादा सिंपल निकला। ये आपका दोनों पॉइंट, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, 1 और 2।
करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन 1 एंड 2। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन ये रहा, इन प्लांट ग्रोथ अकर्स डैश वेयर एज इन एनिमल इट अकर्स डैश। ठीक है, बताओ प्लांट में ग्रोथ कब अकर करती है और एनिमल में ग्रोथ कब अकर करती है? सिंपल क्वेश्चन है। प्लांट में अप टू सर्टेन एज नहीं भैया। ग्रोथ कैसी होती है बच्चों? इसके अंदर में कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ है, कॉन्टिन्यूअसली ग्रो करते हैं बच्चों। वेयर एज इन एनिमल इट अकर्स अप टू सर्टेन एज। ये एक पर्टिकुलर एज ग्रुप तक, अप टू सर्टेन एज तक होती है। ठीक है, सर्टेन एज तक है। ये क्या है बच्चों? कॉन्टिन्यूअसली। और ये आ गया हाँ आपका ऑप्शन नंबर 2, कॉन्टिन्यूअसली एंड अप टू ओनली अप टू अ सर्टेन एज। यस, और कोई तो ऑप्शन नहीं है ना? नहीं। करेक्ट आंसर यही है। ठीक है, तो बच्चों आज के हम इस लेक्चर को यहीं पर रोकेंगे। ठीक है, अब तक जिन जिन बच्चों ने अब तक अगर आप रुके हो, थैंक यू वेरी मच। अब तक जिन जिन बच्चों ने पूरा लेक्चर अटेंड किया, थैंक यू वेरी मच। कमेंट सेगमेंट में जरूर बताएंगे हाउ डिड यू फाइंड दैट लेक्चर। ठीक है, एंड बच्चे ये हमारा जो जर्नी है इसमें हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने की, आपको अच्छे से पढ़ाने के लिए। तो बस आपको एक चीज रिटर्न में करना है बच्चे, नीचे लाइक बटन है, लाइक दबाएं। शेयर है बच्चे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको लगा कि नहीं यार ये बहुत अच्छा पढ़ा है, हमारे स्कूल टीचर से, बाकी अदर इंस्टीट्यूट से अच्छा पढ़ा है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि शेयरिंग से आपकी नॉलेज बढ़ती है। ठीक है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो जल्दी ही मिलते हैं इसके लेक्चर नंबर 2 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए क्या करना है बच्चे? एनसीईआरटी पढ़नी। एनसीईआरटी पढ़ोगे जितना उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैं बच्चों आपका टीचर सलमान अनवर खान आप सभी से अलविदा लेता हूं। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स।